अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग मुल्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट एलिज़े के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बड़े खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और जो लोग अपने वर्क प्लेसेस पे हैं वो अपने काम को भी इंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, काम को इंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आपका काम में दिल नहीं लगेगा, आप दिलचस्पी शो नहीं करवाएंगे और आप काम को बोझ समझकर नहीं करेंगे, तब तक आप काम के साथ दिल लगी रखेंगे और आप काम को एंजॉय भी करते रहेंगे, वो आपको बोझ नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप काम को काम समझने लगेंगे, बर्डन समझने लगेंगे, वैसे ही आपको काम करना जो है वो मुश्किल होता चला जाएगा आपके लिए। तो इसलिए दिन के जितने भी काम करें, अपनी बेशक आप वर्क प्लेसेस पे भी जाते हैं, अपने काम को करते हैं, जॉब्स को करते हैं, बिज़नेस को देखते हैं, तो कोशिश करें उसको शौक़ के तौर पे देखें, उसमें दिलचस्पी ज़ाहिर करें। ऐसा ना हो कि कहीं वो काम आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ कमाने का एक तरीका बन जाए और वो आपके लिए एक बोझ बन जाए। तो जब काम कमाने का सिर्फ़ एक तरीका और बोझ बन जाता है तो उस काम के साथ चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि जो भी काम करें उसको खुश दिली से करें और अच्छे मिजाज के साथ करें, और ताकि उस काम में भी जो है वो बरकत आए, वो काम अच्छे से चल भी सके। अच्छा, जब ऑटोमेटिकली ये बात है कि जब आप अपना मस्बत सोच के साथ 100% इन्वेस्ट करेंगे किसी भी काम में, बिज़नेस में, जॉब में, नौकरी में, तो ऑटोमेटिकली उसके रिज़ल्ट्स जो होंगे ना वो बड़े फ्रूटफुल नज़र आएंगे आपको। लेकिन एक काम को जब आप बर्डन समझ के और बोझ समझ के करेंगे, आपको उसके कोई खातिर खा रिज़ल्ट्स नज़र नहीं आएंगे। तो बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को देख के चलना। आजकल तो हमारी जो घरेलू ख़वातीन हैं वो भी अपने कामों को ऐसे ही लेके चलती हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने घर में अपने बिज़नेस स्टार्ट किए हैं, छोटे छोटे बिज़नेस सेटअप्स बनाए हैं, जिनको ऑनलाइन वो सेल भी करती हैं और ऑनलाइन उस पर बड़ा काम भी करती हैं। तो देखें, ख़वातीन जो हैं वो बड़ा इस फील्ड में आगे भी निकलती जा रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में भी आगे निकलती जा रही हैं। और इसमें बड़ी अच्छी बात है कि स्पेशली मैंने देखा है यहाँ पे कि जनूबी पंजाब की जितनी भी ख़वातीन हैं, आप मेरा अच्छा किसी से मिलना भी हुआ, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन थीं। अक्सर हम जो इवेंट्स होते हैं उन पर भी जाते हैं और वहाँ पर ख़वातीन ने मुख्तलिफ़ स्टॉल्स भी लगाए हुए होते हैं। देख के बड़ी खुशी होती है कि आप घर में अपने छोटे छोटे ऑनलाइन सेटअप्स खोल के अपने घर को भी देख रही हैं, अपने घर के सारे कामों को भी देख रही हैं, अपने छोटे छोटे बिज़नेस सेटअप्स को भी रन कर रही हैं। तो बड़ी खुशी होती है देख के कि हम एंटरप्रेन्योरशिप में, बिज़नेस में आगे निकल रहे हैं। अच्छा, इसी हवाले से आज हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बहुत सारी डिस्कशंस करने वाले हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आज के शो में। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। अगर मैं मेहमानों का तारुफ करवाऊँ तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक साहब, जो कि हेड ऑफ़ बिज़नेस डिपार्टमेंट है एमर्सन यूनिवर्सिटी के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू कैसे सो हैं मच। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और इसी के साथ साथ मौजूद हैं शकील सुल्तान साहब, जो कि रिपोर्टर रूही टीवी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शकील, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपने बड़ा एक डिफरेंट कलर पहना है, जो कि मैं पिछले दिनों ना एक रिसर्च भी पढ़ रही थी और मैंने देखा भी, एक वीडियो भी देखी जिस पर लोगों ने बड़े कमेंट्स भी किए हुए थे और एक रिसर्चर ही बैठा बात कर रहा था उस पर कि हमने ना जो कलर्स हैं ना वो बड़े मुख्तस कर दिए हैं। बच्चा पैदा होता है, अगर बेबी बॉय पैदा होता है तो हम कहते हैं जी ब्लू बलून्स होने चाहिए, ब्लू डेकोर होना चाहिए, हर चीज़ ब्लू होनी चाहिए। अगर बेबी गर्ल पैदा होती है तो हम कहते हैं जी पिंक होना चाहिए, हर चीज़ पिंक होनी चाहिए। तो हमने रंगों को भी मुख्तस कर दिया, बड़े स्टीरियोटाइप्स वाले चीज़ में हम चलते जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि अगर आप देखें, अगर मर्द हजरात भी पहनते हैं लाइट कलर्स, पिंक कलर्स, तो अच्छे लगते हैं, सूट करते हैं। इट फील्स लाइक कि वो बड़ा सूदिंग है, स्पेशली गर्मियों में। ये ना, अगर किसी ने सर्दियों में कॉटन पहनी हुई है लोग तनकीद करते हैं, अगर किसी ने गर्मियों में ब्लैक पहना हुआ है तो उस पर फिर तनकीद, या फिर आपने पिंक पहन लिया है तो लड़कियों वाले शौक़ हैं, आपने ब्लू पहन लिया है तो अब सरकारी वर्दी में लग रहे हैं। तो ये तनकीद के डर से भी लोग ना अक्सर इस तरह कर देते हैं। अब पिंक मेरा फेवरेट है। अच्छा, मैंने अपने हाथ का कोई रुमाल है, मैंने वो पिंक रखा हुआ है। मेरे पट्टी शर्ट भी पिंक में, ड्रेस शर्ट भी पिंक में। ठीक है, चॉइसेस होनी चाहिए। तो ब्लू, मैं समझता हूँ ब्लू और पिंक ये इस तरह के कलर में जब कभी पहनते हैं मुझे एनर्जी देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। तो मैं अपने दिन के मुताबिक अपने कलर का इंतखाब करता हूँ और ये लोगों की तनकीद से तो आज़ाद होकर पहनता हूँ। बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों की तनकीद से आज़ाद होकर पहनते हैं।
देखिए ये सारे वो स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं हाँ। हमारे लिए, और हमने कहीं ना कहीं बांधना शुरू कर दिया है अपने आप को एक दूसरे को, वही तनकीद करके। ठीक है, आप तनकीद करें, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी पर्सन के लिए। पॉजिटिव, आप पॉजिटिवली उसको क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन ये जो आपने बात की ना कि हमने मुख्तस कर दी हैं कुछ चीज़ें, और आपने अभी बात की कि मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है, मैं दिन के हिसाब से जो है वो अपना कलर चूज़ करता हूँ, और ऐसा वाकई होता है कि आप जब तक अपने कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं होते, आप अपने कपड़ों के रंग से कंफर्टेबल नहीं होते, तो ये आप अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाते। ऐसा ही बड़ा मैटर करता है आपने ये। देखा वो शहबाज शरीफ के कलर्स देखे हैं कभी आपने, उसके 3 पीस के, वो कभी भी इतनी तनकीद होती है इतनी तनकीद होती है उस बंदे के, कभी वो मीटिंग में बैठा हो, उसका कोट, उसकी शर्ट, उसकी इवन के सॉक्स तक के कलर्स बड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन उसका एक फिक्स स्टाइल चल रहा है। इमरान खान, उसमें रंग थोड़े कम होते थे लेकिन वो बड़े एक लाइट से कलर पहनते थे, तो ये भी एक नफ्सियात है पूरी रंगों की भी, है ना? ठीक है। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, आप इस बात से मुत्तफिक हैं? इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एक जी, मशहूर जी। बुक है मार्केटिंग की, द पिंक काउ। पिंक काउ। द पिंक काउ, जैसे नॉर्मली जो गाय होती है वो ब्लैक होती है, ब्लैक वाइट होती है। तो वो मार्केटिंग में कहता है अगर आपने स्टैंड आउट करना है कहीं पे भी, हाँ। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को याद रहें, तो आप पिंक काउ की तरह एक्ट करें। लोग जब भी मिसाल के तौर पर आपने गाय जितने भी आप ब्लैक देखेंगे तो आपको याद ही नहीं रहेंगे। नहीं अगर रहेंगे। आपने कभी भी पिंक देखा ना, तो आपने सबसे पहले शकील साहब को बता देना है कि आज मैंने पिंक काउ देखा है, और सबको बताएंगी आप। अच्छा, उससे ये होगा कि उस पिंक काउ की ना खुद ब खुद जो है ना वो एक मार्केटिंग हो जाती है। तो ड्रेसिंग इज समथिंग एक्सट्रीमली गुड, एंड दैट मार्केटिंग एक्सपर्ट वो क्या करता है, उसने पहली दफ़ा डिफरेंट सॉक्स पहनना शुरू कर दिए। अच्छा। तो ही वाज लाइक आई यूज्ड टू बी टॉक ऑफ द टाउन के सारे लोग एक दूसरे को बताया। आज मैंने एक बंदे को देखा, उसने डिफरेंट कलर की जुराबें पहनी सो थी। दिस इज समथिंग अ वे टू स्टैंड आउट। तो मार्केटिंग ही की है। दुनिया में, स्टेडियम में- बिजनेस की दुनिया में कंपनीज को ये करना चाहिए। करना चाहिए। स्टेडियम में जाते हैं ना कवरेज करने, तो वहाँ मेरी कोशिश होती है कोई ऐसा कलर पहन के जाऊँ, अगर 10 लोगों में बैठा हूँ तो मैं नज़र आ रहा हूँ, नजर आ रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ पोलो शर्ट्स पहन के जाऊँ, ठीक है, उनके कलर्स बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, येलो टाइप, funky मस्टर्ड colours टाइप, हों। हाँ एग्जैक्टली। अब एक दिन ना मैं पहन के चला गया मस्टर्ड टाइप कलर, उस दिन ना सर वो एलन क्या नाम है उसका, एलन हॉलैंड, इस तरह कोई वहाँ पे वो बड़ी मशहूर और स्टेडियम में सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी होती है। अब वो हमारे मीडिया बॉक्स में आई, सारे उसके साथ पिक्चर्स बना रहे हैं। अब ना मीडिया की जो गैलरी है ना उसमें लाइट थोड़ी कम होती है, अच्छा। तो वहाँ पे सबकी पिक्चर्स बन रही हैं। अब एक ही फ़ोन से सबकी बन रही थी। अब इंटरनेशनल एक पर्सनैलिटी थी हमारे सामने, अब ना सबकी पिक्चर्स बन गई, और वहाँ पे ना वो लोग कह रहे हैं यार शकील तुम्हारी पिक्चर अच्छी आ रही है हमारी निस्बत। उसकी वजह मेरी शर्ट का कलर था जो मुझे हाईलाइट कर रहा था। तो वो साथ में बाकी कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम ना हम भी थोड़ा सा इस तरह को हाईलाइटिंग ब्राइट और कलर, फंकी कलर्स ये कलर पहन के आएंगे तब, ताकि हम भी, आपको पता है स्टेडियम की एक अपनी वाइब्स होती हैं। हाँ। वो ग्रीनरी, ऑडियंस, ये बड़ा अच्छा Exactly. व्यू क्रिएट होता है ना। तो जहाँ भी जाएं कलर्स उसके अकॉर्डिंग पहन के जाएं, अच्छा, तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हो इम्पोर्टेंट जाता है ये। और आप जब आपने सर डॉक्टर साहब मार्केटिंग के हवाले से जब बात की है ना, तो जी। मार्केटिंग में तो ये चीज़ें बड़ी काउंटेबल हैं। आप नोटिस करें तो वाकई लोग ऐसे ही कामयाब हैं जो थोड़े मुनफरिद हैं। लोग हों चाहे बिजनेसेस हों, कोई भी चीज़ हो, लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये तो बड़ा वेल सेटल्ड चीज़ है, मतलब हर बंदा वाइट कलर पहनता है, ब्लैक कलर पहनता है, या हर बंदा बिजनेस इस तरीके से करता है, आप यूनिक तरीके से क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक रिसेंट मार्केटिंग का केस है जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आमिर खान की जो नई मूवी आई है सितारे ज़मीं पर, अच्छा। कोई भी नई मूवी आती है वो क्या करते हैं, वो नेटफ्लिक्स को दे देते हैं या ऐसे ही है। अमेजोन प्राइम पे चढ़ा देते बिल्कुल। हैं, करोड़ रुपए में मूवी बिक जाती है। उन्होंने कहा मैंने ऐसे नहीं करना, मैंने इसको जो है ना यूट्यूब पे चढ़ाना है और हर बंदा 100 रुपये पे करके उसको देखे, उस पर नेटफ्लिक्स। नाउ एवरी अदर जर्नलिस्ट, हर जर्नलिस्ट, हर बिजनेस का टीचर उसके बारे में बात कर रहा है। ये देखिए ना, ये किसी ने नया काम शुरू कर दिया है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा, इट्सेल्फ में ना उस बंदे की अपनी मार्केटिंग हो रही है। सो एक बंदा आता है किसी भी इंडस्ट्री में, वो जो ही कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, सो दैट ऑल्सो गेट्स हाईलाइटेड इन सच अ वे कि वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो इवन माय ओन हस्बैंड, उनका यही तरीका है। अच्छा, मैं पहले हैरान होती थी, उन्होंने क्या करना कि उनकी टाई के साथ ना उनकी जुराबें मैच कर रही होती हैं। अगर रेड टाई पहनेंगे तो रेड सॉक्स होंगी, जिस कलर की टाई होगी उस कलर की सॉक्स पहनेंगे वो। तो मैं हैरान होती थी और मैंने कहना कि ये आप क्या करते हैं, ये क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे।
तो उन्होंने मुझसे फिर जिक्र भी किया। अच्छा, उनकी सॉक्स की एक और बड़ी फ़नी चीज़ है कि वो ना फ़ंकी सॉक्स पहनते हैं, जिसके ऊपर कोई भी कार्टूनिक जी कैरेक्टर्स बने हुए जी हों, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो, जिसके ऊपर कोई बाजा बना हुआ हो या कुछ ऐसी, और उनकी टाई के साथ उनके सॉक्स का कलर मैच होता है, ऐसी फ़ंकी सॉक्स। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? हम कहीं भी जाते हैं शॉपिंग करने, आप जहाँ पे जुराबें नज़र आती हैं आप हमें वहाँ पाए, आप वहाँ पाए जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, कहते ये मैंने बीबीसी की एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें ये चीज़ मैंने सीखी भी और पढ़ी भी, तो मुझे ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी, तो मैंने वहाँ से अडॉप्ट कर ली। दैट इज़ ऑल्सो अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। वो एग्जैक्टली। बीज एडू के वाइस चांसलर थे डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब। मैं सर उनसे जब भी मिलने जाता था ना मीटिंग के लिए, उनकी टाई और सॉक्स का कलर ऐसा होता था, मैं सोचता था यार ये क्या सोच के पहना हुआ है इन्होंने। यकीन करें जी, देखिए, कलर हमको वो होते थे। याद है तो आप आज यहाँ पे बैठ के बात मुझे कर रहे जब भी अली शाह साहब का नाम आए उनकी टाई और सॉक्स याद आ जाती हैं। देखें। वो अच्छा, डिफरेंट कलर्स पहन के बाकी आते हम थे। अपने आप को इटसेल्फ मार्केट कर रहे होते हैं, और आजकल तो दौर ही मार्केटिंग का है। और सर, आप चूंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं बिजनेस उस सेंटर के, जी तो मुझे बताएं कि आजकल बड़ा क्रेज़ है हमारी लोगों में, हमारी यंग जनरेशन में बिजनेस शुरू करने बिल्कुल, का, जी। एंटरप्रेन्योरशिप करने का। तो जो तलबा एडमिनिस्ट्रेशन में दाखला लेना चाहते हैं, जो बिज़नेस में दाखला लेना चाहते हैं, अच्छा फिर बिज़नेस में ना बहुत सारी आपको वैरायटीज़ मिलेंगी। बैंकिंग सेक्टर आ जाता है, जिसमें मार्केटिंग, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जी वो आ जाता है, एचआर आ जाता है, फाइनेंस आ जाता है, जी बहुत सारी ऐसी वास्ट फील्ड्स निकल आती हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि बेहतर कौन सी हैं और किस बेस पे कहाँ एडमिशन लेना चाहिए? जब भी हम किसी कामयाब शख्स को देखते हैं ना, उनसे पूछते हैं कि आपने इस करियर को कैसे चुना, नॉर्मली ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि मैंने इसको नहीं चुना, इस करियर ने मुझे चुना। अच्छा। आज समहाउ हमारे पास जो बिज़नेस स्टूडेंट्स आते हैं, जो हमारे पास जो ग्रेजुएशन के प्रोग्राम हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि पहले 4 सेमेस्टर, यानी अगर 4 साल का प्रोग्राम है, उसको 2 साल में हम उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, बी इट मार्केटिंग, बी इट फाइनेंस, बी इट एचआर, बी इट एमआईएस, बी इट आईटी, सारे सब्जेक्ट्स हम उनको ठीक पढ़ा है। देते हैं। चौथे सेमेस्टर के बाद वो अपना स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हैं। ठीक है। स्पेशलाइजेशन वो अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट को समझ आ जाता है ड्यूरिंग अर्लियर सेमेस्टर्स कि मेरा किस चीज़ में जहन चल रहा है। अब हमारा एजेंडा यही होता है, हम स्टूडेंट को ये गाइड करते हैं, सारे फील्ड्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। सो अगर मार्केटिंग की बात करें तो जो मार्केटिंग के गुरु थे बड़े बड़े, स्टीव जॉब्स हो गए या बाकी एक्सपर्ट्स हो गए, वो एचआर के बाकी सारे लोगों से अच्छे थे, या एचआर के जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं, जो अच्छा ह्यूमन सोर्स को अच्छा समझते हैं, तो वो अपनी ऐसी चीज़ हो जो उनके अपने स्किन में फिट होती हो, ऐसी चीज़ हो जिसका उनको खुद को ये कहना चाहिए कि मैं इसी चीज़ के लिए बनाऊँ। तो जिन लोगों को नंबर्स अच्छे लगते हैं वो फाइनेंस में चले जाएं। आइडियली जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि जो आपको काम जिसमें आपका दिल लगता है ना, उसमें आप आगे चले जाते हैं। सो हमारा स्टूडेंट को यही होता है कि ये सारी फील्ड्स इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट For है, example, लेकिन हाँ जी, अपने शौक के मुताबिक आपने आगे उसको बिल्कुल। कंटिन्यू मैंने करना है। 10 साल टेलीकॉम में गुजारे, तो मेरा ठीक है। बिजनेस डिपार्टमेंट का बैकग्राउंड था। व्हेन आई वेंट देयर आई रियलाइज्ड कि मेरा आईटी में, डाटा एनालिटिक्स में एक्सपर्टीज़ है, तो एक्सपर्टीज मेरे है। 10 साल उसी डोमेन में रहे हैं। ठीक तो है जी। अच्छा जी, आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, और मैं खुद भी बड़ी इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट भी इसलिए इसमें कर रही हूँ कि आज के टाइम की ये नीड भी है, और हम सब कहीं ना कहीं इन चीज़ों में इंडल्ज भी हैं। तो इसी मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और गुफ्तगू हमारी ये चल रही थी कि मार्केटिंग और बिज़नेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल हमारी ख़वातीन से लेके आप बाकी आवाम देखें तो पब्लिक भी जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रही है। लोगों की कोशिश है कि वो जॉब से ज़रा निकल के, या जॉब के साथ साथ जो है वो अपने स्मॉल सेटअप्स भी रन करें और बिज़नेस भी स्टार्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि आपने ख़ुद जो है वो मार्केटिंग को भी चूज़ किया और आईटी की तरफ भी गए, तो वो हमें ज़रा बताइएगा कि कैसे आपको पता लगा कि मेरे अंदर इंटरेस्ट जो है वो इस फील्ड को लेके ज़्यादा है? मैंने जो ही ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने यूफोन को ज्वाइन किया। वहाँ पे कॉल सेंटर को ज्वाइन किया, तो वहाँ पे हमारी एक रिपोर्ट बनती थी कि इतने % आपकी फ़िक्स सैलरी है और इतने अच्छा। % आपकी वेरिएबल पे होगी अगर आप अच्छा ठीक है। परफॉर्म करेंगे। तो समहाउ वो हमें एक शीट शेयर करते थे कि ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट का तरीका है। मैंने उसमें कुछ एरर देखे और मैंने अपनी टीम को बताया कि ये गलत है, इसमें कुछ गलतियाँ हैं। तो जब मैंने अपने बॉस को बताया, वहाँ पे लकीली जो हमारे आईटी के हेड थे वो भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा क्या आप आईटी आपकी स्पेशलाइजेशन है? मैंने कहा नहीं, मैं तो बिज़नेस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे ये सॉफ्टवेयर, ये एक्सेल की शीटें अच्छी लगती हैं, मैं इनको देखता रहता हूँ।
तो उन्होंने कहा कि अगर आप गलत हुए, मैंने कहा मुझे लगता है मैं गलत नहीं हूँ, आपका ये जो सिस्टम है जो मैयर कर रहा है ये गलत है। ये गलत है। दे फाउंड आउट उनका सिस्टम गलत है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कॉल सेंटर से निकलें, आप हमारे मेन जो टीम है आईटी की उसमें आ जाएं। सो वी नीड पीपल लाइक यू जिनका शौक़ है इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। तो फिर मैं 2 साल जूफून में रहा, फिर वहाँ से टेलीनार में, फिर वहाँ से जोंग में, फिर मैं मलेशिया में चला गया एक टेलीकॉम कंपनी में। सो वो बेसिकली हुआ यूँ था कि मुझे पता चल गया कि जो मार्केटिंग है ना आजकल डाटा बेस्ड मार्केटिंग है, एनालिटिक्स बेस्ड मार्केटिंग है। तो वही चीज़ जब मैं यहाँ अमरसन में आया हूँ, यही चीज़ मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ कि यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द वे। आप अपने आप को लिमिट नहीं कर सकते कि ये चीज़ आपने सीखी है तो ये ट्रेडिशनल तरीके से आपने लेके चलना है, आपने उसको एडवांस करके चलना है और अपने पैशन के मुताबिक। ये जो डिग्री है बिज़नेस वाली, इनकी अच्छी चीज़ ये है कि ये इंसान को बांध के नहीं रखती। आप बैंकिंग में भी काम कर सकते हैं, आप टेलीकॉम में भी काम कर सकते हैं, आप गूगल में भी काम कर सकते हैं, आप सिस्टम्स के डिज़ाइन में भी काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे टीवी चैनल्स पे भी काम कर सकते हैं। तो जहाँ आपका क्रिएटिव अप्रोच काम करता है, जहाँ आपका एनालिटिकल अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच काम करता है, तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है, वो डिजिटिंग BZU में एक नया प्रोग्राम है वो स्टार्ट करवाते हैं, तो उसके अगर कोई बच्चा उसमें एडमिशन ले रही है, पिछले दिनों एक केस आया तो उसके साथ वाले कहते हैं कि भाई अगर डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप इसको कर देते, अब दौर तब्दील हो रहा है जी। अब डिजिटल मार्केटिंग आया, अगले 5 साल तक 10 साल बाद डिजिटल मार्केटिंग नहीं होगी, इसकी जगह कुछ और आ चीज़ें होगी। तो आप इसको ये डिजिटल मार्केटिंग ना रखवाएं जी। जो स्टूडेंट्स की ये कन्फ्यूजन है, ये कैसे हम दूर करें? मेरा अप्रोच बड़ा सिंपल है डिग्रीज़ को लेकर। जैसे हमारे पास BBA की है, उसमें स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग की है, HR की है, फाइनेंस की है। मैं अक्सर जो हमारे एजुकेशन सेक्टर के लोग हैं, हत्ता कि HEC को भी ये एडवाइस करता हूँ, कुलीग्स को भी एडवाइस करता हूँ कि हर ट्रेंड के साथ नई डिग्री ना निकालें। ट्रेंड्स का क्या होता है, आज चल रहे हैं कल खत्म हो जाएंगे। लेकिन मार्केटिंग सारी दुनिया में रहेगी। आज आप बेशक उसको डिजिटल मार्केटिंग बोल रहे हैं, कल आप उसको AI बेस्ड मार्केटिंग बोल रहे हैं, परसों आप उसको मशीन लर्निंग की मार्केटिंग बोल रहे हैं, अगले दिन आप उसको रोबोटिक्स की मार्केटिंग बोल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि वो मार्केटिंग ही रहेगी। अगर आप फाइनेंस की बात करें तो पुराने ज़माने में फाइनेंस अगर खाता एक बंदा 1960 में कागज़ लेके बैठता हो, बिल्कुल आजकल के दौर में वो एक सॉफ्टवेयर में कर रहा है। अगले दौर में हो सकता है वो एक सॉफ्टवेयर दौर में करे, उसके पास डाटा वेयर हाउस है। अब हो सकता है अगले दिन उसका जो डाटा है वो क्लाउड में पड़ा हो, लेकिन वो ऐसे ही अपना वॉइस से कर रहा होगा, उसको कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं होगी। सर आप देखें, अब ऐसे ग्लासेस बहुत सारे ब्रांड्स ने लॉन्च कर दी हैं जो आप आंखों से काम कर सकते हैं, आपको अपने हाथ चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपने ये बड़ी ठीक बात की शकील, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि बच्चों के अब कंफ्यूजन तो है बच्चों के अंदर कि अब हम क्या डिजिटल मार्केटिंग, अगर एक कोर्स लॉन्च हो गया तो क्या हम डिजिटल मार्केटिंग कर लें, और अगर 3-4 साल का एक डिग्री हम 3-4 साल की ले लेते हैं, आया वो 4 साल के बाद उसकी वर्थ उतनी होगी? अब डिजिटल मार्केटिंग तो पार्ट ऑफ मार्केटिंग। डिग्री ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ टाइम काम आती है। फॉर एग्जांपल मैंने BBA अगर किया है 2011 में, तो आज हम 2025 में बैठे हुए हैं, तो आज भी मेरे काम आ जाए। सो हमने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए BBA के साथ BBIT इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसमें बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आप देखिए उसका स्कोप बहुत बड़ा है। और नॉर्मली जैसे एक ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स हो गया या हम कहते हैं फिंगटेक हो गया, तो वहीं पे जहाँ पे डिग्री बिक रही है या डिग्री लोग करवा रहे हैं, वहीं पे 6-6 महीने के कोर्सेज भी हैं डिजिटल मार्केटिंग के। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स करके आए, एक डिप्लोमा करके आए, एक बंदा 4 ईयर गुजार के आ जाए, तो जहाँ वो इंटरव्यू देने जाएगा वो क्या आपने 4 ईयर में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, उस बंदे को देखें उसने BBA किया है, BBA के साथ उसने फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ी हुई है, उसने HR भी पढ़ा हुआ है, हाँ उसकी स्पेशलाइजेशन है 4 सब्जेक्ट्स की, लेकिन उसको नॉलेज बाकी चीज़ों का भी है, और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब से, उन्होंने 1980 में PhD की। तो कहते हैं मेरी PhD को 10 साल लगे। 10 साल क्यों लगे? कहते हैं मैं पाकिस्तान और इंडिया के कोई कन्फ्लिक्ट था कश्मीर पर, उस पर स्टडी कर रहा था। किसी ने कहा एक बुक मिलेगी, वो श्रीनगर के ना कोई लाइब्रेरी है उसमें मिलेगी। कहते हैं उस लाइब्रेरी में जाते जाते मुझे 3 साल लगे। आज जो जदीद दौर है, उसमें क्या है, अगर आपको कोई बुक चाहिए आपको अभी आपके मोबाइल में मिल जाएगी। तो पुराने ज़माने में डिग्रीज़ में टाइम ज़्यादा होता था। अब ये है आजकल के बच्चों के पास बुक्स उनके जेब में है, कुछ पूछना है तो जेब में है, तो वो सीखते भी जल्दी हैं, उनके लिए रुकावटें नहीं हैं। डिग्रीज का जो ड्यूरेशन है वर्ल्ड वाइड जो 4 ईयर है वो 3 ईयर की तरफ होता जा रहा है। सो अगर आप एक स्पेशलाइजेशन पे 4 साल गुजार रहे हैं तो डेफिनेटली यू अच्छा, अभी हमने ये बात भी की है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपने कहा कि एक जेब में है उनकी हर एक चीज़, यानी एक मोबाइल फ़ोन में हर एक चीज़ है, चाहे वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो।
तो बच्चे जब डिग्री के बारे में सोचने लगते हैं ना इंटरमीडिएट के फ़ौरन बाद, जब उन्होंने अपने एक तो हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग की कोई ऐसी कैंपेन्स या अवेयरनेस मौजूद नहीं होती, तो उनकी करियर काउंसलिंग भी नहीं हो पाती, जिस वजह से उन्हें डिग्री चूज़ करने में या अपनी फील्ड चूज़ करने में भी बड़ा मसले का सामना करना पड़ता है। तो अब हम शकील अगर बात करते हैं ना डिग्री की, तो आजकल बच्चे वही बात है कनेक्ट हो जाते हैं, बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ बड़ी कम है। तो स्टूडेंट्स का मानना यही होता है जब 4 साल 6 साल की डिग्री लेने के बाद भी हमने बिजनेस ही स्टार्ट करना है तो वाई नॉट अभी हम कोई स्पेसिफिक 6-6 महीने के या साल के कोर्सेज करते हैं डिफरेंट एकेडमी से और हम अपने बिजनेस चलाते हैं। तो इसी हवाले से इस साल में देखा गया है कि BZU में जो दाखिले हैं ना वो भी बड़े कम हुए हैं। उसकी वजह भी हमें बताइए कि क्यों। अच्छा, ये मैंने अब अपनी स्टोरी को रंग ये दिया, एंगल ये दिया था कि BZU में दाखिलों की कमी का जो मामला है ये अफवाह है या हकीकत है। इस दफ़ा ना ये बहुत डिस्कस हुआ है। BZU को ना मतलब लोगों ने ऐसे पकड़ के नीचे ज़मीन पे ला के दिया। ऐसे ही है। आप देखें टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का ज़माना है। किसी ने एक पोस्ट शेयर की और आगे लाखों लोग जो हैं उसको शेयर कर देते हैं और मान लेते हैं। BZU के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अच्छा, यानी दाखिले पूरे हैं? दाखिले पूरे नहीं कह सकते, दाखिलों में कमी है। एडमिशंस जो हैं वो दाखिलों में कमी तो है, एडमिशंस बार-बार ओपन हो रहे हैं ना। हाँ, गिरावट बिल्कुल है और बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस अंदाज में ये कहा गया, मैं बीट रिपोर्टर हूँ, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी में हम जा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। अब जो खबर जो सर्कुलेट कर रही थी टिकटॉक और फेसबुक पे वो ये थी कि सिर्फ 300 दाखिले कन्फर्म हुए हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है जी। इसको हम इसी रुकावट पे हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। अच्छा शकील, मुझे ये बताइएगा, हम डिस्कस कर रहे थे कि BZU में जो दाखिलों की कमी है वो वाकई हकीकत है या कोई अफवाह है? क्योंकि आप देखें हर आपको 4 लोगों में से 3 लोग ये बात करते नज़र आएंगे कि BZU में जो दाखिलों का मामला है ना वो काफ़ी हद तक उसमें एक डिक्लाइन आया है। जब BZU ने दाखिले ओपन किए थे ना, आपको पता है मार्केट बड़ी हो गई है, दूसरा स्टूडेंट्स के पास इदारों के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत बन गई हैं। पहले ऐसा होता था, अगर हम 2016-18 में जाएं, जब हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एंटर हो रहे थे, बहुत कम ऑप्शंस थे हमारे पास, ठीक है। अब हर प्राइवेट कॉलेज BS अलाउ कर रहा है, ठीक है, ऑफर कर रहा है। हर गवर्नमेंट कॉलेज, मुल्तान के कई गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहाँ BS हो रहे हैं। फिर यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट कई नई बन गई हैं, तो स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं। और आपको पता है जो अफोर्ड कर सकता है, प्राइवेट की फ़ीस 1 लाख 1.5 के करीब होती है, तो वो वहाँ चला जाता है इजीली। अच्छा, अब हमारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की भी तो अगर आप फीस स्ट्रक्चर की बात करें वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स ना चाहते हैं, एक स्टूडेंट का एक माइंडसेट बन गया कि एक अच्छा माहौल। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जब उनको वो क्लासरूम्स और वो चीज़ें दिखाती है, कैफेटेरियाज़ और सारा एक इन्वायरमेंट जो क्रिएट करते हैं वो अपना म्यूज़िकल कंसर्ट्स का, इवेंट्स का, टूर्स का, तो जो पैसे वाला बच्चा है ना वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। पैसे वाला भी और जिसके पास पैसे नहीं भी होते ना, अब देखें आप हमारे अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें ना तो फीस स्ट्रक्चर को भी आप देखें तो गवर्नमेंट ने फीस स्ट्रक्चर्स भी बढ़ाए, जिसकी वजह से लोग कहते हैं जहां हम 50-60 पे कर रहे हैं वहां हम चलो 20-30 और पे कर देंगे, अच्छा माहौल तो मिल जाएगा। एक कज़न मेरा एडमिशन लेने आया हुआ BZU के बैंकिंग डिपार्टमेंट में, उसका दाखिला मैं कंफर्म करवाने गया, वो फाइल मेरे हाथ में है, उसके पेरेंट्स मेरे साथ हैं, कितनी फीस देंगे हैं जी। BZU वाले ने कहा कि 56,000 है और बाद में 46, हाँ पर सेमेस्टर 46 या। अब उन्होंने कहा कि यार वो मेरे फलां के बच्चे जो हैं वो नम्बल यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ रहे हैं, तो उसकी फ़ीस जो है वो उसकी पता करें। मैंने कॉल की, फौरी पता कि 72 ने कहा अगर हम 56 यहाँ दे रहे हैं तो नंबर में वहाँ दे देते हैं 72, तो ये ठीक रहेगा। उन्होंने अब 56 को ठुकराया, 56 को BZU को 72 को कबूल किया और दूसरे दिन में उनको वहाँ ले गया और उनका एडमिशन उन्होंने वहाँ करवा दिया। ये जो भी आपने बात की ये चीज़ वाकई सच है कि जो कह रहे हैं 10-20 हज़ार का फ़र्क है हम उधर ले जाते हैं। BZU ने ना थोड़ी जल्दबाजी की थी एडमिशन ओपन करने में। इन्होंने ना पुरानी ऐड जारी कर दी, पुरानी ऐड में ना पुराने प्रोग्राम्स थे। अच्छा, उसमें भी 2 चीज़ें हैं, वो प्रोग्राम जिसमें स्टूडेंट्स वाकई वेट कर रहे होते हैं, मेरिट हाई होता है और 90% मेरिट पे आके रुकता है या मिनिमम
88 पे आकर रुकता है, उसमें तो एडमिशन हो गए, लेकिन जो प्रोग्राम ऑलरेडी जहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे वहाँ एडमिशन नहीं हो रहा था, तो एडमिशन कम हुआ, वहीं से खबर बन गई जो सोशल मीडिया पे फैल वायरल भी हो गई कि एडमिशन्स नहीं हो रहे। फिर इन्होंने दूसरे फेज़ के एडमिशन्स ओपन किए, उसमें उन्होंने कुछ नए प्रोग्राम्स ऐड किए, अब तीसरे फेज़ में कर रहे हैं, जो इस साल नए प्रोग्राम्स दे रहे हैं उसमें भी ओपन कर रहे हैं। तो मेरा अभी तक मैंने जितने दादोशुमार उनसे लिए हैं, अभी 2 दिन पहले मेरी चेयरमैन एडमिशन कमेटी से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि 3600 जो हैं वो एडमिशन हमारे कंफर्म हो चुके हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त 4000 तक जा चुके होंगे और इनका एक टारगेट है, ये बता रहे हैं कि एमफिल के और सारे एडमिशन्स करके हम 7-8 हज़ार तक पहुंच जाएंगे। और पिछले साल भी इतने एडमिशन हुए थे। और पहले कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट्स वाकई नहीं जा रहा, और वो है आर्ट्स डिपार्टमेंट। साइंस में तो बच्चा आ रहा है, आर्ट्स में नहीं आ रहा, वहाँ इनको एडमिशन्स की कमी का सामना है। डिपार्टमेंटल लेवल पे आप देखें ना तो कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज हमें नजर आएंगी। आप देखें हमारा आर्ट्स डिपार्टमेंट, आप अपर पंजाब में चले जाएं, आर्ट्स कॉलेजेस देखें उनके, आप आर्ट्स काम करते हैं एग्जैक्टली आप उनके आर्ट्स कॉलेजेस देखें। अब जिस बच्चे ने एडमिशन भी लेना है और वो अगर फाइन आर्ट्स का बच्चा है और उसने आर्टिस्ट है वो, अच्छा जो आर्ट्स में जाते हैं वो आर्टिस्ट होते भी हैं। हमारे मैंने बहुत सारी ऐसे जनूबी पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ देखी, जिन यूनिवर्सिटीज़ के जो आर्ट्स डिपार्टमेंट हैं वो वाकई देखने के काबिल है। आप BZU के आर्ट कॉलेज में कभी उनके थीसिस का विजिट करें, उनकी किसी इवेंट को, तो वहाँ नज़र आता है बच्चों का टैलेंट। लेकिन सही बात अपॉर्चुनिटीज, वसाइल और ये सारी चीज़ें मिल मिला के ना प्रोडक्ट्स को, उनके स्किल्स को कहीं मार्केट ही नहीं किया जाता। मार्केट नहीं किया जाता। एक VC आता है, उसका हम लेते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, तो मैं बच्चों को फलां जगह इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, फलां जगह बच्चों को मैंने कहा है ये करें वो करें, ये करते वो करते बच्चों के 4 साल गुजर जाते हैं। उसके बाद बच्चा देख रहा होता है कि मैं कहाँ जाऊँ। इससे यही बात मैं कंटिन्यू करूँगी कि फिर जब बच्चा कहता है फीस यहाँ भी पे करनी है आर्ट्स कॉलेज की, ये भी करना है, जब शौक को आगे परस्यू करना है तो ठीक है, वो फिर अपर पंजाब की तरफ मूव कर जाते हैं कि जी आप वहाँ पे जो कॉलेजेस, आर्ट्स कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, अच्छा वहाँ के आर्ट्स कॉलेज में अगर आप जाते हैं ना तो बच्चा अगर आर्टिस्ट है ना उसकी नज़र में भी पता चल जाता है, उसकी नज़र से पता लग जाता है कि ये बच्चा आर्टिस्ट है। तो जैसे ही उनके सेमेस्टर्स शुरू होते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ साथ साथ मिलने लग जाती हैं। वन ऑफ माय फेलो आई रिमेंबर, वो हमारी यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी में भी वो हमारे साथ थे और मेरी डिग्री कुछ और थी, लेकिन हम चूँकि फ़ाइन आर्ट्स की एक सोसाइटी छोटी सी बनी हुई होती थी तो हम सारे उसमें पार्टिसिपेंट्स होते थे। वो थे शकील, आप यकीन नहीं करेंगे, उस बंदे की डिग्री जो थी वो 3 साल की कंप्लीट हो चुकी थी, उसका 4th ईयर स्टार्ट था। 4 साल की एक डिग्री होती है BS की। अच्छा वो था क्या, वो फार्मासिस्ट था, फार्मासिस्ट बन रहा था, ठीक है। अब उसके अंदर शौक जो था वो हमारी फ़ाइन आर्ट सोसाइटी में लोगों को कथक और ये चीज़ें सिखाता भी था, और उसने मेकअप आर्टिस्ट भी था, वो मेकअप भी करता था। बड़ी उसके अंदर ना ऐसी क्वालिटीज़ थी जो कि हमें नज़र आता था कि इसके बगैर जो है ना वो हमारी सोसाइटी चल नहीं सकती। बहुत उसमें आर्टिस्टिक चीज़ें थी, टैलेंट भी बड़ा था। खैर उसको जैसे ही ऑप्शन मिला कहीं वो कोशिश करता रहा, लेकिन उसने कहीं से पैसे जोड़ जाड़ कुछ भी किया, और जैसे ही वो अप्लाई तो कर रहा था पिछले 2-3 साल से, लेकिन वो एक होता है ना आपके अंदर फिर ये भी गिल्ट होता है कि नहीं हम ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहां हमने फैमिली को सपोर्ट भी करना है फाइनेंशियली भी, और ना भी ताल्लुक़ रखते हो तो हमने फाइनेंशियली एक बर्डन होता है हमारे ऊपर सोसाइटी का कि हमने पैसे कमाने हैं। हम जब अपने BS मास्टर्स से बाहर निकले, हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर बाहर निकले, तो हमें अर्निंग के लिए भी भागना पड़ता है, फौरी चाहिए होता है कोई ना कोई वसाइल। अच्छा शकील, उसने क्या किया कि वो अप्लाई तो कर रहा था, उसका एडमिशन हो गया, ठीक है, और उसने, कैन यू बिलीव कि उसने 4थे साल ही अपनी डिग्री क्विट कर दी। यानी वो 3 साल की मेहनत जो थी वो उसने ख़त्म कर दी, और उसने गया आर्ट्स कॉलेज, और नाउ ही इज़ डूइंग वर्क फॉर वेरी 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 बिग नेम्स। हमारे पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, अब वो उनके लिए काम करता है, उनकी मॉडल्स के लिए काम करता है, और वो लोगों को कथक भी सिखाता है। अपनी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। खुद को पहचान कर ना, अपने अंदर की स्किल्स को पहचान कर कोई फैसला लेना
कहीं दूसरी जगह जाने के लिए कोई एक जगह छोड़नी पड़ती है। इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है, बड़ी प्लानिंग चाहिए होती है। अच्छा, हौसला भी देखें, उसको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। हाँ। वो जैसे ही अपर पंजाब गया है, लाहौर मूव कर गया, वो उसने जैसे ही उसका एडमिशन हुआ है, टीचर्स ने पहचान लिया कि उसके अंदर तो ये चीज़ है, फिर वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। फिर जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उसका जो आर्टिस्टिक स्किल थी उसके अंदर, वो ज़्यादा निखर के सामने आना शुरू हो गई। अच्छा, टीचर्स ने पहचान लिया। मैं इस पर बड़ा हमेशा जोर देता हूँ कि अगर टीचर बच्चे पर एक गहरी नज़र रखे कि बेटा आप ये कर सकते हो, आपके अंदर ये स्किल्स हैं, टीचर का कहा हुआ जुमला बच्चे को बहुत हौसला देता है। ठीक है, मुझे आखिरी साल में एक टीचर है, मैं यूट्यूब चैनल पर वर्क करता था, उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, उस चीज़ ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि यार मैं ये कर सकता हूँ। स्कूल लाइफ का कहा हुआ जुमला मेरे बारे में मेरा बड़ा हेल्पफुल साबित हुआ। तो टीचर को साथ साथ काउंसलिंग अगर करता रहे तो बच्चे को हेल्प हो जाती है उसको आगे काम करने में, आइडेंटिफाई करने में। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जो अक्सर कंपनियां है ना, वो भी इस बारे में बात करती हुई आपको दिखाई देंगी। अच्छी फर्म्स में आप चले जाएं, छोटी से छोटी फर्म में भी आप जाते हैं, एक जो बिज़नेस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट होता है ना, वो जैसे ही अप्लाई करता है ग्रेजुएशन के बाद वहाँ पे छोटी से छोटी फर्म में या बड़ी से बड़ी कंपनी में, तो क्या कहा जाता है वहाँ पे? तजर्बे की बात की जाती है, एक्सपीरियंस की बात की जाती है, उनसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। देखिए, आप जब तक बच्चे को नौकरी नहीं देंगे, उसके पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? इवन इंटर्नशिप के लिए भी उन्हें इसी चीज़ का सामना करना पड़ता है कि उन्हें इंटर्नशिप्स भी अलाउ नहीं की जाती जब तक उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। जी बिल्कुल। अमरसन यूनिवर्सिटी में हम इन सारे कंसर्न्स पे अक्सर डिस्कशन भी करते हैं और हमने इसका एक रोड मैप बनाया हुआ है दैट स्टार्ट्स विद हायरिंग दोज पीपल जिनका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जो पहले से कंपनीज़ में काम करते हैं। अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, मेरे पास इस टाइम पे 15-20 कंपनियों के लोग जो है ना आकर विजिटिंग में पढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ आप रेगुलर नहीं आ सकते, लेकिन आप इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस दें। तो क्या होता है कि स्टूडेंट इंडस्ट्री के लोगों के साथ पहले कनेक्ट हो जाता है। उसका दूसरा स्टेप हमने ये रखा हुआ है कि हम इनको हर समर में इंटर्नशिप करवाते हैं। वो इंटर्नशिप में मैं ज़ाती तौर पर इन्वॉल्व होता हूँ, पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे जो स्टूडेंट ग्रेजुएट करते हैं, हम एक जॉब फेयर करवाते हैं। जो स्किल्स आपने कवर किया था उसमें हमारे पास इस दफ़ा रिसेंटली हमने किया था। 28 कंपनीज आई हैं, तो मेरे पास डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग्स एंड इंटर्नशिप्स है, उसके थ्रू हमने करवाया। उसका रिजल्ट ये निकला अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इस टाइम पे जो मेरे BBA के स्टूडेंट ग्रेजुएट हो गए, उनमें से जो भी कंपनीज आई हैं, हर एक कंपनी में से कम एक को जॉब मिली है। सो हम इस चीज़ को कम करने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अमरसन यूनिवर्सिटी को की सिटी के बीच में है, तो साथ में ब्रांड रोड है। हम कोशिश करते हैं इनको कॉन्फिडेंस दिलाएं कि अभी से जाकर आप ब्रांड्स में जाकर काम करें। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मैं जैसे खुद जिक्र किया, हमने छोटे मोटे कामों से शुरू किया, इसी से इंसान सीखता है। सो जो आपने फरमाया ना एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसको कैटर ऐसे किया जा सकता है कि अगर आपको ऑलरेडी आपने इंटर्नशिप्स की हुई हैं, ऑलरेडी आपके टीचर ऐसे हैं जिन्होंने आपको बिज़नेस में पढ़ाया हुआ है, ऑलरेडी आपने जॉब्स फेयर में पार्टिसिपेट किया हुआ है, ऑलरेडी आपने प्रोजेक्ट उसी कंपनी पे करने हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा स्टूडेंट पहले सेमेस्टर में आता है बिज़नेस का, मैं कहता हूँ आपके इंटरेस्ट क्या हैं, और बिज़नेस करने में कोई बुराई नहीं है। हमारे मशहूर बिजनेसमैन हैं, वो ऐसे बहुत से लोगों की मिसालें हैं जिन्होंने पहले जॉब किया, वहाँ से सीखा, फिर अपना बिजनेस शुरू किया। या किसी बड़ी कंपनी में आप जाते हैं, आपको इन्स एंड आउट्स का पता चलता है, सप्लाई चेन का पता चलता है। तो हम इन चीज़ों को कैटर कर रहे हैं और स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं कि आप लोगों से मिलें। और ख़ास तौर पर यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा, आजकल के जो मीडिया का दौर है, तो स्टूडेंट खुद को ना एक ब्रांड भी बना सकते हैं। मैं अपने बच्चों को इनकरेज करता हूँ, आप बेशक बिजनेस के स्टूडेंट हैं, आप जाएं, टिकटॉक को यूज़ करें, सोशल मीडिया को यूज़ करें, ऑब्वियसली अखलाक के दायरे में रहकर, लेकिन एक अमरसन यूनिवर्सिटी आपके लिए प्लेटफॉर्म है ग्रो करने के लिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है जिस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन बड़ी लंबी हो जाएगी। हमें जाना है ब्रेक पे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। सर, आपने बात की थी सोशल मीडिया की, कि आप इनकरेज करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि अखलाक के दायरे में रहते हुए आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करें और आप अपने आप को अपने बिजनेस को और ख़ुद को एक ब्रांड बना सकते हैं। जी बिल्कुल। एक स्टूडेंट जो होता है ना, उसके पास सबसे कीमती चीज़ है वक्त, उसके पास बहुत ज़्यादा है। अब जैसे मेरा एक BBA का स्टूडेंट है, 8 से लेकर 12 बजे तक उसकी क्लासें होती हैं, 12 बजे के बाद वो फ्री है। अब उसके वो 1 रुपया भी उसके पास नहीं है, वो यहाँ की लोकल मार्केट से जाके कोई चीज़ उठाए और दराज के ऊपर बेच सकता है, फेसबुक के ऊपर बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है। और बेशक वो ख़रीदे भी ना, ज़रूरी नहीं है कि वो ख़रीद ले,
उससे बात कर ले कि मैंने आपके पास ये प्रोडक्ट उठानी है, ऑनलाइन मैंने लिस्ट कर दी है, अगर किसी ने ऑर्डर कर लिया तो मैं आपके पास से उठा लूँगा और अपना प्रॉफिट मार्जिन उठा ले। फिर जैसे ऑनलाइन जितनी भी सेल्स की प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिसाइड ऐसे ही है। दैट आजकल एक टर्म होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, और सोसाइटी जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं उनमें बनाने में कोई वक्त नहीं लगता। हर किसी को अपनी ब्रांडिंग मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। मेरे 2-4 स्टूडेंट हैं इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आए दिन दूसरे ब्रांड के पास क्या जा रहे बात होते है। हैं। मेरा एक स्टूडेंट था वो इंस्टाग्राम पे सिर्फ वीडियो चढ़ाता था, टिकटॉक पे नहीं चढ़ाता था। मैंने कहा टिकटॉक और यूट्यूब पे भी चढ़ाएं। तो उसके शॉर्ट्स जब यूट्यूब पे वायरल चले गए तो वो मेरे पास मिलने आया, कहता सर आपने तो बड़ा अच्छा आइडिया दिया था। किसी ने कहा था सिर्फ इंस्टाग्राम से जो है ना पेमेंट, हालांकि इंस्टाग्राम से अच्छी हो जाती है, कंपनी अच्छी पे करती हैं हाँ जी, अगर आपके अच्छा फॉलोअर्स हो। इंस्टाग्राम इटसेल्फ पे नहीं करता, हाँ जी, लेकिन ब्रांड्स आपको पे ब्रांड्स करते आपको हैं। पे करते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे मौजूद हैं तो यूट्यूब के लोगों को आप इंस्टाग्राम से ला सकते हैं, फेसबुक पे भी बिल्कुल ला ऐसे ही सकते है। हैं। तो यंग लोगों को ना बस सिर्फ मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। तो जितना जितना मेरा स्टूडेंट कोई भी अच्छा, ब्लॉग ये आपने बड़ी अहम बात की है। अच्छा, अब हम अभी तक हालांकि जॉब हो गई है, शादी हो गई, सारे मामलात आगे बढ़ गए ज़िंदगी में, वो स्कूल लाइफ से बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन स्टिल हमारे अंदर अभी भी ये चीज़ है सर, ट्रस्ट मी, कि जॉब पे भी अब हम आते हैं ना, काम में भी अगर हमारे सीनियर्स हमें ज़रा से अप्रिशिएट कर दे तो अगले दिन ज़्यादा एफर्ट डालने का दिल करता है। बिल्कुल ऐसा तो है, ये चीज़ बड़ी अहम है, बिल्कुल ऐसा हमें पॉजिटिवली मोटिवेट करते रहना है। अगर आप अगले बंदे में एक खामी बता रहे हैं कि जी। आज आपने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो उसको 10 चीज़ें उसकी अच्छाई भी बताएं कि आज आपने 10 चीज़ें ये अच्छी भी की हैं। लेकिन यहाँ होता ये है, अब हम भी करियर लाइफ में, फील्ड में, ऑफिस में हैं, और आप जितना मर्जी अच्छा बन लें, कहीं ना कहीं जब आपने कुछ किया तो वहाँ पे टोटली आपको डाउन आपकी कर दिया सारी जाता है। एफर्ट्स जीरो हो जाएंगी। तो वहाँ बंदा सोचता है कि ये क्या किया मैंने क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा, फिर आइंदा एफर्ट्स करने का दिल भी नहीं करता। हाँ जी, तो आप ये कह रहे हैं ना, पॉजिटिवली अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। कोई हो जो आपको पॉजिटिवली मुसलसल फीड कर रहा हो, ऐसे ही फिर है। काम चलता रहता है। नहीं तो किसी एक लम्हे पे आके लोग छोड़ जाते हैं। मैंने अपने बच्चों, मेरा छोटा भाई था सर, स्कूल में पढ़ता था, उसको टीचर मुसलसल, वो अच्छा था पढ़ाई में, ठीक है, हर अच्छा। चीज़ में, लेकिन बस ये है कि उसका ना एक मूड नहीं बन रहा था। उसका ये था कि मैं छोड़ जाऊँ। टीचर्स मुसलसल तनकीद करते थे। वो अब इस लम्हे पे आ गए, भाई मुझे नहीं पढ़ाई करनी। फिर एक टीचर थे रमज़ान साहब, उन्होंने उसको तवज्जो दी, उसकी पॉजिटिव चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू किया। वही बच्चा जो पढ़ाई छोड़ना चाह रहा था, उसने बड़े अच्छे नंबर से अपना वो मैट्रिक पास किया, वरना वो मैट्रिक हमारा देखें फेल ये होता नजर आ कितना रहा था। इम्पोर्टेंट है, हम किसी के ज़िंदगी के फैसलों में कितना अपनी रोल प्ले तनकीद से करते जो है हैं, वो अपनी तनकीद से। हम अगर उसको पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करेंगे तो उसका काम बन जाएगा। अच्छा, आप वर्क प्लेस में भी आएँ, डॉक्टर साहब, आप वर्क प्लेस में जब आएँ, आपको पॉजिटिव फीडबैक देने वाले ना हो, सिर्फ नेगेटिविटी मिले तो आप कहेंगे बाहर में जाए ऐसा पैसा, मैं कमाता ही नहीं। हाँ जी, एक तो फीडबैक है, दूसरा ये है कि हमारे पास जितने भी लोग अथॉरिटी में हैं, ख़ास तौर पर टीचिंग में या बॉस हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि मैं अपने स्टूडेंट को ना, किसी को भी बहुत अवॉइड करता हूँ किसी को फेल ना करूँ। जो एजुकेशन का हमारा सिस्टम है ना, मैं कहता हूँ टीचर होता ही पास करने के लिए, टीचर होता ही मोटिवेशन के लिए। आपको दुनिया जहाँ का मसला है, आप मेरे पास आएँ, मैं आपके साथ बैठ के सोल्यूशन ढूंढूंगा, आपको जज किए बिना। हमारी बेटियां हैं, अब बिजनेस डिपार्टमेंट में फीमेल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, एचआर में उनकी बड़ी डिमांड है, मार्केटिंग में माशाल्लाह डिमांड है, आप खुद एंकर पर्सन है, यहाँ पे डिमांड है। तो मैं हद से ज़्यादा इनकरेज करता हूँ। मैं कहता हूँ, अब मैं अक्सर ऑफिस जो होता है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का, नॉर्मली दरवाज़ा बंद होता है, मैं अपना बंद नहीं रखता, वो फुल खुला होता है। सामने से कोई स्टूडेंट गुजर रहा हो, 2-4 उसके चक्कर लगते हैं कि अच्छा वो शर्मा रहा होता है ना जो ही, मैं उसको खुद बुला लेता हूँ। मैं किसी को कह के उनको बुला लें कि उसको कोई इशू तो नहीं है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, अच्छी चीज़ है ये। उसका कोई इशू है, वो मुझसे बताने से डर रहा है, सर मेरा ये इशू है, मेरे पेरेंट्स ये कह रहे हैं मुझे। तो मैं कहता हूँ आप उन्हें बुला लें, हमें आप पर यकीन है, हमें आपके। असल में एक चीज़ उस्तादों को समझना चाहिए, या जो बॉसेस हैं उनको समझना चाहिए कि उनके सबॉर्डिनेट, उनके स्टूडेंट परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं, उनको सब कुछ नहीं पता, इसलिए तो वो पढ़ने आए हैं, अदरवाइज़ वो आपके पास बीएस क्यों करते। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी बदनाम है कि टीचर तंग करता है, टीचर फेल कर, एक इमेज बनी हुई है सर। अच्छा सर, ये भी बताएं कि जो बिजनेस एजुकेशन के तलबा हैं, क्या वो ई कॉमर्स या फिर इन अपने एंटरप्रेन्योरशिप के बिजनेस में जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं। मैंने पीएचडी मलेशिया से की, तो वहाँ पे मैं एक काम करता था, एक जो हाउस जो रेंट पे लगते हैं, रूम रेंट पे लगते हैं, मैं सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे चढ़ाता था। वहाँ पे उनका एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म था जो डिफरेंट रेंट पे रूम्स लगाते थे, वहाँ पे मैं कमाता था, कमीशन कमाता था। अभी जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको कोई मना नहीं कर रहा, वो डीएचए में जाएं, किसी भी सोसाइटी में, कोई भी प्राइवेट सोसाइटी हो, गवर्नमेंट की सोसाइटी हो, वहाँ पे काम कर सकते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म, प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे जाके वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब आप एक प्लेटफॉर्म में सिर्फ उनको एक चेक चाहिए या अकाउंट चाहिए, और तो उनको कुछ भी नहीं चाहिए, वो काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा मुझे शकील ये बताइएगा कि जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और नैब की जानिब से कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई बच्चों के किरदार साजी पर काम करना शुरू किया गया, तो नैब क्या सरगर्मियाँ ऐसी हैं जो कि करवाई जाएंगी जिनसे बच्चों के किरदार साजी पर काम होगा? नैब पहले भी इस तरह के ना एनुअल कॉम्पिटिशन्स करवाता है। जब करप्शन डे एक मनाया जाता है, ठीक है, उन दिनों ने करप्शन वीक मनाते हैं। करप्शन वीक का अच्छा। मतलब वो ये नहीं कि सारे करप्शन करेंगे, करप्शन तो वैसे ही हो रही है। तो वो कोशिश करते हैं कि करप्शन के हवाले से ऐसे मौज़ूआत रखते हैं जो स्टूडेंट स्पीचेस करते हैं उस पर, और वो ठीक कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ पहले ज़िले लेवल पे, फिर डिवीज़न लेवल पे, सूबाई लेवल पे मुकाबले होते हैं। ठीक है। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के साथ मिलकर कि वो कंपटीशन तो हम वीक में करवाएंगे, लेकिन आप यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स की ही सोसाइटीज़ बनाएं जिसको कोई टीचर या प्रिंसिपल उसका हेड हो, लीड करे, और स्टूडेंट्स की एक टीम हो, ठीक है, जिसमें चंद स्टूडेंट्स हों, सीनियर्स भी, जूनियर्स भी, और वो मिल के इस तरह के कॉम्पिटिशन्स करवाएं, स्पीचेस करवाएं, और ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस मौजू पर बात कर सकें। और जो इन्हीं स्टूडेंट्स ने चूँकि आगे आना है, आगे इदारों में आके बैठना है, तो अभी से हम इनके जो है वो जहन बनाना शुरू करें कि आपने करप्शन से कैसे लड़ना है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कच्चे दिमाग होते हैं स्कूल लाइफ में और कॉलेज में, इनको जिस तरफ आप मोड़ देंगे उसी तरफ ये मुड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक और प्रॉब्लम भी है, आप भी स्कूल लाइफ में होंगी, मैं भी, सर भी, स्कूल लाइफ में हम बड़े सर लॉयल होते हैं और बड़े पैशनेट होते हैं, मुल्क की संवारना चाहते हैं, ऐसे ही है, गरीबों की पैट्रियोटिक जज्बा जो है ना हमारे अंदर बड़ा होता है, गरीबों की मदद भी करना चाहते हैं, दुश्मन दूसरा जो गलत लोग हैं उनका मुकाबला भी करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक निज़ाम का हिस्सा बनते हैं, हम कुछ अरसे तक तो लड़ते हैं उनसे, लेकिन फिर जाके बस हो जाती है। मैंने एक डिप्टी कमिश्नर के ज़ुबानी उसके ऑफिस में बैठ के, अब वो सेक्रेटरी है, नाम नहीं लूँगा, उसकी मैंने ज़ुबानी बैठ के सुनी। वो एक रुझान के जाके DC लगे, तो उसने बताया कि यार मैं ऐसा बंदा नहीं था, लेकिन मेरे क्लर्क ने, मेरे ऑफिस स्टाफ ने मुझे मजबूर किया वर्क प्लेस एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा करें और ये सारे काम है, करें। बड़ा हाँ। इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और शकील आपका बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम जो था ना, ये वाला टाइम जो था वो बड़ा इम्पोर्टेंट भी था और मज़ा भी आया गुफ्तगू करने में, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ की बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और जिन पर डिस्कस करना बड़ा अहम है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे नए मेहमानों के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है हमारे नए मेहमान डॉक्टर उसामा साहब, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज हम डॉक्टर साहब आपसे बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं। आजकल जो कुछ रिसर्चेस भी देखी और हमारे सामने बड़े ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो ऑटिज़म का शिकार हैं। अब ऑटिज़म जो है वो बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो डिसऑर्डर है जो आपके बेसिकली दिमाग से कनेक्टेड होती है। अच्छा, उस पर हम आज बात करने वाले हैं डॉक्टर साहब आपसे। तो आप मुझे बताइएगा कि ऑटिज़म बेसिकली है क्या? जैसे आपने अभी बताया कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें ख़ास तौर पे एक दिमागी, आसाबी और बच्चों की ख़ास तौर पे नशोनुमा के हवाले से ये एक आर्ज़ा और बीमारी है। अच्छा जी, जिसमें ये बच्चे आम बच्चों से कुछ मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन गैप होता है इनका, स्पीच डिले है, बोलने में इन्हें मुश्किलात का सामना अच्छा, करना फिर वो पड़ता कुछ है। हसास भी होते हैं शायद कुछ बिल्कुल, चीज़ों को लेके, दीगर बच्चों की सेंसिटिव होना। निस्बत बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि आम तौर पे वालिदैन भी नहीं दे पाते। तो इस वजह से वो हसासियत की तरफ चले जाते हैं और दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा हसास हो जाते हैं। अच्छा, तो इसकी अलामात क्या हैं? मतलब अगर अर्ली डायग्नोज करना हो तो हम बिल्कुल। कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? इसमें जो है बच्चों का जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो आम तौर पे 2 से 3 साल की उम्र में ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। अच्छा, यानी अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो ऑब्वियसली वो तो उसके तो इंस्टिंक्ट भी इतने नहीं होते, तो हम जी। नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। बिल्कुल, उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल है। तो जो वालिदैन है कुछ 1-1.5 साल की उम्र में महसूस करना शुरू कर देते हैं कि ये आम बच्चों से कुछ मुख्तलिफ Different हैं। बिल्कुल।
तो आम तौर पे जो इनकी है, आप डायग्नोज इनको आफ्टर 3 इयर्स कर सकते हैं। उससे पहले क्योंकि इनका साइन सिम्टम बिहेवियरल होते हैं, इनकी दिलचस्पी के हवाले से होते हैं, कुछ ये एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ होती अच्छा, हैं, तो वो लोगों एक से मखसूस बातचीत ना उम्र से, करना, मिलना बिल्कुल जुलना नहीं। बिल्कुल अच्छा। बातचीत ना करना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देर से बोलना शुरू कर रहे हैं। कुछ बच्चों में ऐसी अलामात होती हैं कि वो हमारी आम लोगों की बात समझने में उन्हें नहीं, मुश्किल ऐसे ही है। तो ये मुख्तलिफ, हर बच्चे में हर चीज़ मुख्तलिफ पाई जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, वन ऑफ माय फैमिली फ्रेंड, आई नो हिम, तो उनके जो बच्चे हैं ना, उनमें से एक बच्चा जो है वो उसको न्यू बॉर्न ही जब था, उसको आई थिंक 2 to 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में, क्योंकि उसके जो जैसे अब बच्चा रिस्पॉन्ड देना शुरू करता है जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो देखता है आपको, आंखें खोल के जब देखता है तो उसके रिस्पॉन्स से पता लगता है कि वो कितना एक्टिव है। एग्जैक्टली। वो उसके कुछ हाथों की मूवमेंट, पैरों की मूवमेंट और इन सारी चीज़ों से डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो डॉक्टर्स ने उसको 3 to 4 मंथ्स में डायग्नोज कर दिया था कि इस बच्चे को ऑटिज्म है। अच्छा, जो डायग्नोसिस है वो 4 मंथ्स में पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जो आप बता रही हैं कि इसमें जो आम तौर पे मेजर साइन सिम्टम्स में होता है कि कुछ बच्चे एक ही आदत, एक ही हरकत, हाथ का हिलाना, कोई एक स्पेसिफिक आवाज़ निकालना, वो बार बार उसको दोहराते रहते हैं। उस स्पेक्ट्रम से वो बाहर नहीं आ पाते। अच्छा। तो हो सकता है कि कुछ साइन सिम्टम्स की बुनियाद पे उन लोगों ने एक, हम अच्छा, कहते क्योंकि हैं वो कि ये देखने में उसको जी, बड़ा इशू था। फोकस नहीं कर पाते हाँ। बच्चे। जो आम तौर पे हम कहते हैं कि बच्चे ये आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता, ऐसे ही तो है। ये भी एक ऑटिज्म की जो है अलामात में अलामत से है। है और मेजर अलामात में से है कि ये बच्चे आम तौर पे फोकस भी नहीं कर पाते, और चाहे वो वालिदैन हैं, चाहे उनके आसपास के लोग हैं, तो उनका जो सोशल कनेक्शन है वो बिल्कुल एक तो होता ही नहीं है। और कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में थोड़ा हद तक होता है, वो भी डेली बेसिस पे जिनसे वो मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इस बुनियाद पे पता लगाया जा अच्छा, सकता है, एक तो आइडिया हो सकता है। ओके, आइडिया लगाया जा सकता है, लेकिन जो प्रॉपर कंफर्मेशन है वो हमें 2 से 2.5 साल के बच्चों में ही नजर आएगी, और जी, फिर 2 ही से हम 3 उस साल डिजीज को, उस डिसऑर्डर को कंफर्म कर सकते हैं। डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही। तो ऑटिज्म की क्या कुछ डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं? इसमें टाइप्स नहीं है, इसमें लेवल्स हैं। कुछ बच्चों में अच्छा, माइल्ड है, ओके। कुछ में मॉडरेट होता है, कुछ बच्चे स्फीयर होते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि कितना अर्ली डायग्नोज या वालिदैन को कितना जल्दी पता चला, और उस हिसाब से उन्होंने ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। अच्छा। माइल्ड में ऐसा होता है कि उन्हें सिर्फ सुपरविजन की ज़रूरत है। मॉडरेट में होता है कि आपकी तवज्जो की जरूरत है। हाँ जी, तवज्जो माइल्ड की, में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, हम कैसे फ़र्क कैसे ला सकते हैं और फ़र्क महसूस कैसे कर सकते हैं जिन बच्चों को माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है? जी, उसमें ये होता है कि अगर किसी बच्चे में स्पीच डिले है, अच्छा। आप स्पेसिफिक जो भी उनका कोई थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर से रजू करते हैं, तो वो आपको अर्ली डायग्नोसिस में वो बता देते हैं। एक इनके स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स होते हैं जिनके ज़रिए ये पता किया जाता है कि ये माइल्ड लेवल पे लाई कर रहा है, मॉडरेट पे लाई कर रहा है या ये सीवियर आपको लेवल पे। डॉक्टर ही बता सकता है? जी बिल्कुल। आम तौर पे इसको समझा नहीं जाता। आम अच्छा। तौर पे ज़िद का नाम दे दिया जाता है, अच्छा। हठ धर्मी का नाम दे दिया जाता है। असल में हमारे यहाँ जो अवेयरनेस है वो आगाही है नहीं बिल्कुल भी। इवन दो कि जो पेरेंट्स हैं वो भी यही समझते हैं कि ये बज़िद है किसी चीज़ पे। हाँ, ऐसा होता है, मैंने देखा है। जी, कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ, कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ है, अगर कह दिया कि दूध उन्होंने ग्लास में नहीं पीना, जी, तो जी। नहीं पीना। जी, आप बिल्कुल। कुछ भी कर लें, वो नहीं पिएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कुछ अलामात होती हैं जैसे हमने पहले बात की। अब एक बच्चा असल में बज़िद है, वो आपकी डेली रूटीन पे मुनहसर है कि आप कैसे उसको ट्रीट कर रहे हैं और वो ज़िद कर रहे हैं। एक है कि एक बच्चा ऑटिस्टिक है, उसे कहीं ना कहीं ये डिसऑर्डर है, चाहे वो किसी भी लेवल का है। अगर वो ये चीज़ बार बार ज़िद कर रहा है तो ये उसमें उसका कसूर नहीं है, वो कुछ मुख्तलिफ है, तो उसका उसे कोई ट्रीटमेंट भी न्यूरोलॉजिकल मुख्तलिफ मसला चाहिए। है। जी जी जी, उसे अच्छा। ट्रीटमेंट भी मुख्तलिफ चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ हो, चाहे वो टीचर्स की तरफ से हो। चाहे टीचर्स, चाहे सिबलिंग्स, या जो भी सोशल कनेक्शन में है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ऑटिज्म जो है वो इनहेरिटेड डिलीवर हो सकती है? मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर ग्रैंड पेरेंट्स को है ऑटिज्म तो पॉसिबल है कि वो बच्चों में भी आ जाए, या फिर अगर किसी को भी नहीं है और कज़न मैरिज चूँकि हमारे जी। यहाँ कॉमन भी है,
तो कज़न मैरिज में ये चीज़ शिफ्ट हो सकती है ऑटिज़म? जी, अभी तक इसका जो यकीनी हमें जवाब मिल नहीं सका। जो माहिरीन हैं अभी भी वो इसकी तहकीक कर रहे हैं, पर जो अलामात जैसे आपने अभी कहा कि हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ में ये इनहेरिटेड भी हो सकता है, जीन्स ट्रांसमिशंस हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते अच्छा, हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकता है? आजकल जो सबसे बड़ा और चैलेंजिंग जो फेज़ है आजकल बच्चों का, वो ये है स्क्रीन टाइम के हवाले से। मोबाइल्स, टैबलेट्स, एलईडीज़, कुछ जी, भी बिल्कुल। कार्टून्स। हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो राह फ़रार ऐसे इख्तियार करते हैं कि मोबाइल दे दिया कि हम अपने पर्सनल काम या अपना कोई पर्सनल टाइम ले सकें। हाँ। तो ये सबसे बड़ा जो मेजर एक फैक्टर है वो स्क्रीन टाइम है, जिसकी वजह से बच्चे वर्चुअल ऑटिस्टिक हो रहे हैं। इसको कैसे? virtual हाँ, अब हम autism कहा आम जाता है। ज़बान में अगर पेरेंट्स को समझाना चाहें, क्योंकि यहाँ पे लोग हमें देख रहे हैं, हमें जी। उन्हें समझाना है, बताना है, तो हम कैसे समझा सकते हैं कि आपके जो माहौल में आती हुई चेंजिंग्स हैं, आपके घर में जो आ रही हुई तब्दीलियाँ हैं, आपके माहौल में, बाहर सोसाइटी में, नेबरहुड में जो भी चेंजिंग्स आ रही हैं, ये आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिस्टिक बना सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ क्योंकि आजकल सब मसरूफ़ हैं, पेरेंट्स बच्चों को तवज्जो नहीं दे पाते, कम देते हैं। कम देते हैं। और ज़्यादातर मेजॉरिटी ऐसी है कि तवज्जो देना वो समझते हैं शायद उन्हें इंगेज करना है, बिल्कुल। तो वो स्क्रीन टाइम की तरफ ले गए या बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं, बच्चे को बिल्कुल जो टाइम नहीं दे करता है कर रहे हैं। बिल्कुल। आप ऐसे हैं कुछ जो जॉबियंस हैं, मदर भी जॉबियन है, हाउसवाइफ नहीं है, तो वो अपनी जॉब रूटीन में मसरूफ़ हैं, बच्चे को बिल्कुल एक साइड पे निगलेक्ट करके रखा हुआ है, छोड़ा हुआ है। तो ये ऐसे जो मेजर फैक्टर्स हैं वो ये दो हैं कि तवज्जो ना देना, दूसरा बच्चों की सुननी नहीं है कोई बात, उनकी जो भी दिलचस्पी वो ज़ाहिर कर रहे हैं उनको जवाब ना देना, और दूसरा तीसरी बड़ी वजह ये है कि यही स्क्रीन टाइम जो है, ये 3 फैक्टर्स हैं मेजर जो बच्चों को वर्चुअल ऑटिस्टिक बना रहे हैं, जो कि वक्त के साथ और ट्रीटमेंट के साथ, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट के साथ इनको ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, तो हमें कैसे पता चल सकता है कि एक बच्चा वर्चुअल ऑटिस्टिक हो चुका है? वो उसके बिहेवियर्स बताते हैं, उसकी जैसे कि? दिलचस्पी बताती है। जैसे कि एक बच्चा है अगर मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन टाइम की वजह से वर्चुअल ऑटिस्टिक है, आप उनसे मोबाइल लेंगे, वो धाड़े चीखेंगे, मारेंगे। चिल्लाएंगे, धाड़े मारेंगे, आपको मारेंगे, ऐसा भी होता है बहुत ऐसा से होता है, केसेस में। बिल्कुल। अपने सिबलिंग्स के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है, सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं है, तो वो एग्रेसिव पर्सनैलिटीज़ में अग्रेशन शो करते हैं, एग्रेशन शो कर रहे हैं बार बार तो हर चीज़ पे। ये बहुत आसान है कि आप बच्चे से फ़ोन ले लें, बाकी जो उसका रवैया है आपके साथ वो बता देगा कि ये और वर्चुअल ऑटिस्टिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, तो कैसे इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं कि बच्चों को वर्चुअली ऑटिस्टिक अगर हम नहीं बनाना चाहते जी। और वो हो चुके हैं, तो फिर हम घर में ऐसी कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं? जी, अगर तो बच्चा वर्चुअल ऑटिस्टिक है तो वो एक आप ये कहेंगे कि ओरिजिनल ऑटिज़म नहीं है बच्चे को, क्योंकि वर्चुअल है तो उसे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो ये है कि उनको तवज्जो देना, दिन के औकात में कुछ वक्त बच्चों के लिए एक अलहदा रखें जिसमें सिर्फ वो टाइम बच्चों का हो और आपका क्वालिटी टाइम आम तौर पे बोला जाता है फैमिली के साथ टाइम ऐसे ही है। स्पेंड करें, खाना खाने के वक्त बच्चों के साथ बात करें, उनकी जो मसले मसाइल हैं वो सुने, उनकी जो दिलचस्पी है या वो जो चाहते हैं वो सुने, उन्हें प्रॉपर एक बिल्कुल अच्छा एक वक्त दें हर रोज़। दूसरी सतह पे ये किया जा सकता है कि आप उनका स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर दें रिड्यूस करते जाए, उन्हें कोई फिजिकल और एक्टिविटीज की उन्हें तरफ उसका लेकर आए। अल्टरनेट देखें। बच्चे ने हमेशा कुछ ना कुछ करना है, बच्चे का मतलब उसमें है कि उसने मसरूफ रहना है। इंगेज रहना है, चाहे ठीक है वो जी। पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। कॉलर है हमारे साथ जी। लाइन पे, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलीज़ा, बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच। मैं सबा कुरैशी मुल्तान से बात कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, मेरे भाई हैं आजिज़म, तो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं। इवन कि मैं कहीं बाहर जाती हूँ, इवन कि घर में भी कोई काम करती हूँ, तो वो कहते हैं कि बहन यहाँ मेरे पास आ जाए। और कुछ उनकी ना आदत जो है वो चेंज हुई हैं। मैं अच्छा। चाहती हूँ कि जैसे फॉरेन कंट्री में है ना, ऐसे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है, उनको हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। इवन कि हमारे पाकिस्तान में तो क्या, हमारे मुल्तान में तो बिल्कुल भी इस चीज़ का ट्रेंड नहीं है।
और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने भाई को अगर मैं कुछ चेकअप करवाना चाहूँ, क्या ये मेरे भाई का चेकअप कर सकते हैं? और उनकी आदत कुछ चेंज हुई है, इसमें क्या इशू होता है? क्या क्या वक्त के साथ साथ आदत चेंज होती हैं? उनकी कुछ आजकल तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वैसे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह, सब कुछ खुद करते हैं, हर उनकी चीज़ एज क्या है? उनकी एज 30 एज है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा। इसमें जो आदात चेंज करने की बात कह रही हैं, जो लोग इससे मुतासिर होते हैं वो डेली जो उनकी रूटीन है उसके हिसाब से ख़ुद को ढाल रहे होते हैं। बिल्कुल माइनर चेंज भी कुछ लोगों को बहुत इरिटेट करता है, कुछ लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो लोग बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं उसी हिसाब से अपनी आदत को ढालना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे ये जैसे अभी कह रही थी कि मेरे भाई की आदत बदल रही हैं, जैसी आदत वो बदलना चाह रही हैं वैसा माहौल देना शुरू कर दें। डेली रूटीन में उनकी एक वो चीज़ ऐड ऑन कर दें कि आप चाहते हैं कि इस वक्त ये बच्चा या भाई इनका ये काम करे, तो वो उसको रूटीन का हिस्सा बनाना शुरू कर दें। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी आदत बनना शुरू कर देता है और फिर उसी पे वो हमेशा उसी वक्त में वही आदत के तहत आम काम भी करेंगे और आम तौर पे ज़िंदगी गुजारेंगे। तो सबसे आसान ये है कि अपना जो है पॉजिटिव अच्छा, को ये इसके अलावा ऐड उन्होंने करते हैं। एक अटैचमेंट की भी बात की कि जहाँ वो जाती हैं उनके भाई कहते हैं कि जी मैंने साथ साथ रहना है। जी तो अटैचमेंट प्रॉब्लम भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। कनेक्शन प्रॉब्लम कि हमने इनका- बस एक बंदे से स्पेसिफिक पर्सन से कनेक्टेड रहना है। जी, इनका जो सबसे बड़ी साइन सिम्टम्स में एक सोशल कनेक्शन है। आम तौर पे इनका पीयर ग्रुप नहीं होता, बहन भाइयों से इनका कोई कनेक्शन नहीं होता। ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ कुछ जुड़े हुए होते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि वो उनको डेली बेसिस पे ट्रीट कर रहे हैं। जैसे इन्होंने अभी कहा कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो ऑब्वियसली अब पेरेंट्स नहीं हैं तो ये शुरू से इनको उनके साथ अटैच हैं, उनकी मदद कर रही हैं डेली लाइफ में, उनके साथ वक्त गुजारती हैं। तो नए बंदे के साथ वाकिफ़ होना या अटैच होना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस वजह से ये कोशिश करते हैं कि उसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ हमेशा रहें, जहाँ जाएं उन्हीं के साथ जाएं, कोई भी काम हो बात हो उन्हीं के साथ करें। अच्छा, फिर हम तो क्योंकि इंसान है, एज अ ह्यूमन बीइंग हम चिढ़ भी जाते हैं, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। चिढ़ जाते हैं हम। जी। तो ऐसे बच्चों के साथ कौन सा ऐसा कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए, बातचीत का तरीका कैसा होना चाहिए जी। कि हम ऐसे बच्चों को ट्रीट कर सकें? जी, इसमें जो हमारे यहाँ ड्रॉबैक है सबसे बड़ा कि उनके साथ गुस्सा सख्ती से पेश आते हैं। जो अगर छोटे बच्चे हैं उन्हें मारना, उन पे चिल्लाना, देखें ये चीज़ ऐसी एक डिसऑर्डर है जो उनके बस की बात नहीं है। तो इन पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है वो हमारे रवैयों की वजह से आ रहा होता है। आम तौर पे हम चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, जैसे आम बच्चे को डांटा, बिठा दिया, अपनी मर्जी करवा दिया। अगर स्कूल नहीं जा रहा उसे एक थप्पड़ लगाया, डांटा, तो उसे स्कूल भेज दिया। ये बच्चे मुख्तलिफ हैं, इन्हें डांटने से इन पे मनफी असरात आते हैं। तो इनको सबसे बड़ा जो इनका इलाज है वो प्यार और मोहब्बत है। इन्हें प्यार और मोहब्बत से डील करना चाहिए। प्यार और मोहब्बत से इनको क्या, आपको हर किसी को ट्रीट करना चाहिए इनको प्यार और ज़्यादा मोहब्बत ज़रूरत से। है, ठीक है आमतौर जी, से ज़्यादा। ब्रेक पे जाएंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूवर्स। हम एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और डॉक्टर साहब हमें बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि आपने उन बच्चों के साथ जो है ना वो बड़े प्यार मोहब्बत से पेश आना है। और मैंने ये कहा था कि प्यार मोहब्बत जो है वो स्पेसिफिकली उन बच्चों के साथ नहीं, आजकल हम जिस माशरे में रह रहे हैं प्यार मोहब्बत एहसास उस माशरे में हर इंसान के लिए उतना ही ज़रूरी है। और हम मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपने एक सेगमेंट की जानिब जो कि हमारा है सब्जियों का रेट। हम सलमान ज़मीर हमारे साथ हैं, उनसे सब्जियों का जो है वो आज का रेट ले लेते हैं। जी सलमान। आज बिल्कुल इस वक्त मुल्तान शहर में खुद साख्ता महंगाई जो है वो अरूज पर जा चुकी है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो महंगे दामों सब्ज़ी और फल ख़रीदने पर मजबूर हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो गैर फ़ाल हैं, जिसकी वजह से जो रिटेलर शॉप्स हजरात हैं
उन्होंने खुद साख्ता महंगाई जो है वो बनाई हुई है कि हर किसी का अपना रेट जो है वो मुख्तस किया गया है, जबकि मार्केट कमेटी की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर रेट लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें 2 से 3 रुपए का जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिलता है। मगर जो ही मार्केट रिटेलर शॉप्स पर जाते हैं तो ये रिटेलर शॉप्स जो है उसमें 50 से 60 रुपए का डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से बात करते चलते हैं आज के सरकारी निकनामे के हवाले से अदरक का सरकारी नर्ख 420 और लहसन का जो है वो 235 रुपये मुकर्रर किया गया, मगर मार्केट के अंदर अदरक जो है वो 550 और लहसन जो है वो 300 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से सरकारी निकनामे में आलू जो है वो 85 रुपये, प्याज जो है वो 40 रुपये, टमाटर जो है वो 65 रुपये उसका रेट जो है मुख्तस किया गया, मगर मार्केट के अंदर इस वक्त आलू 100, प्याज 60 और टमाटर जो है वो 70 रुपये फी किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। सरकारी निकनामे में खीरा जो है 108, पालक 32, घिया कद्दू 130 और लीमू जो है वो 250 रुपये किलो तक जो उसका रेट मुकर्रर किया गया, मगर मार्केट के अंदर इस वक्त खीरा 110, पालक 50, घिया कद्दू 160 और लीमू जो है वो 300 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से आम शहरी के लिए फल ख़रीदना भी इस वक्त इंतहाई मुश्किल हो चुका है और फलों के रेट भी इसी तरीके से हर एक इलाके के अपने मुख्तस कर दिए गए हैं। फलों की बात करें तो उसमें सरकारी निकनामे में सेब का सरकारी नर्ख जो है वो 205 रुपये, जबकि मार्केट के अंदर 350 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से सरकारी निकनामे में पपीता जो है वो 400, चीकू 205, गरमा 105 रुपये जो है 150 रुपये जो है उसका रेट मुख्तस किया गया, मगर मार्केट के अंदर इस वक्त पपीता 650, चीकू 300 और गरमा जो है वो 200 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। फलों का बादशाह आम जो है उसमें की बात करें तो चौसा 214, आमदेसी जो है वो 86 और अनवर अटोल जो है 172 रुपये फिक्स किया गया है। जी सलमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सब्जियों और फलों के रेट्स बताए हैं। अच्छा, डेली बेसिस पे हम सब्जियों और फलों के रेट सुनते हैं और डेली बेसिस पे सरकारी नर्खनामे की भी बात करें तो गवर्नमेंट लेवल पे भी जो नर्खनामा है उसका रेट भी जो है वो डेली बेसिस पे इंक्रीज़ हो रहा है। और आप सोचें अगर डेली बेसिस पे सरकारी नर्खनामे में रेट्स बढ़ भी रहे हैं काफ़ी चीज़ों के, तो वो आम अवाम तक जो है वो क्यों इतने ज़्यादा बढ़ के रेट्स जो हैं वो पहुंचते हैं। अच्छा, इसमें हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को भी काम करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ डाइट का जो है ना वो ताल्लुक, फलों और सब्जियों की बात मैं इसलिए हमेशा करती हूँ कि इसका ताल्लुक हमारी हर बॉडी की, इवन हर एक ऑर्गन से है, हमारे मेंटल हेल्थ से है, हर एक चीज़ से है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब डाइट की बात कर रहे हैं, फलों और सब्जियों की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं शिकार और ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको हम डाइट से स्पेसिफिक वेजिटेबल्स या कोई ऐसे टोटके जिनसे हम ट्रीट कर सकते हैं या उनकी ऑटिस्टिक बिहेवियर में किसी हद तक कमी ला सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? इसमें जो इनके कमी तो नहीं लाई जा सकती, मैनेज किया जा सकता है। इन बच्चों की जो पसंद और नापसंद होती है आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ होती है और ये बच्चे बहुत सिलेक्टिव होते हैं। अच्छा, तो इनकी डाइट के हवाले से भी बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं या थेरेपिस्ट हैं, उन्हें बहुत बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ता है कि इनकी पसंद के हिसाब से आपको अक्सर उस खाने की शक्ल ढालनी पड़ती है। अच्छा कि इस शक्ल में ये बच्चे खा लेंगे, मीठा खाएंगे, इस कलर, कुछ बच्चे इतने कलर ओरिएंटेड होते हैं अच्छा कि उन्हें, जैसे आपने आमतौर पे सुना होगा कि दूध में जब तक एक घूंट आमतौर पे जो माएँ कहती हैं चाय का मिला के उसका शक्ल, उसकी कलर चेंज हो गया, मैंने देखे हैं खुद ऐसे बच्चे डॉक्टर साहब, हमारे अपने घरों में ये आदतें होती हैं बच्चों की। जी 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 और जिन पे हमने आज तक कभी गौर फिक्र ही नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है, आम बच्चों में भी होते हैं सिलेक्टिव, पर ये कुछ बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं। वो हर चीज को लेके सिलेक्टिव होते हैं। वो हर चीज को कि इन लोगों ने यही खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं खाना। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है वालिदैन के लिए भी, थेरेपिस्ट के लिए भी, कि उनकी पसंद और नापसंद के हिसाब से सिलेक्ट करना है, पकाना है और फिर रिप्रेजेंट करना है। तो ये और फिर उसी लिहाज से जिस तरह उन्हें पसंद है उसी तरह उनके सामने पेश भी करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम इसको आमतौर पे फिक्सेशन का नाम भी देते फिक्सेशन। हैं जी, कि बच्चे फिक्सेशन ऐसे ही हो जाती है कि ये चेयर और टेबल है, इसी पे खाना होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए और इसी पे खाना मिलेगा तो खाएंगे, अदरवाइज नहीं खाएंगे। अच्छा, तो वालिदैन के लिए क्या तजवीज़ है? माहिरीन जितने भी हैं, एक्सपर्ट हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप क्या वालिदैन के लिए क्या आप तजवीज़ करते हैं कि उन्हें कौन सी ऐसी आदत अपना लेनी चाहिए, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ अपने अंदर बढ़ानी चाहिए कि वो ऑटिस्टिक बच्चे को अच्छे से ट्रीट कर सकें? इसमें सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आगाही है। इसके हिसाब से इन्हें एजुकेशन सिस्टम में आना पड़ेगा। हाँ। ऑटिज़म के हवाले से आए रोज़ हमारे यहाँ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स
और कुछ भी ऐसे इंटेलेक्चुअल सेगमेंट्स होते हैं जिसमें इनके वालिदैन को जाना मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब हमें नहीं पता कि बच्चे जो हैं वो स्पेसिफिकली ऑटिज्म का शिकार हैं जी। या नहीं है, जी तो कोशिश करें कि जिनके घरों में बच्चे न्यूबॉर्न हैं या छोटे भी हैं, 2-2.5 साल के या 4 साल के बच्चे, तो वैसे इन्फॉर्मेटिव सेमिनार्स में जाया करें। बिल्कुल ऐसे ही है, पेरेंटिंग के हवाले से हैं सेमिनार्स, हाँ। उसमें जाएंगे, अवेयरनेस आएगी। और जब आगाही है, एक चीज़ से आगाही नहीं है हम, तो उसको हम कैसे उसको डिसऑर्डर treat कर कैसे सकते हैं? अच्छा आइडेंटिफाई डॉक्टर कर साहब, सकते कॉलर हैं। लाइन पे हैं, हम कॉल जी। ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम क्या है आपका? जी बताइए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का, एक 20 साल का। तो ना वो जैसे होता है ना, उसके बाद हाथ पाँव से जैसे बाजू हो जाती, कमजोरी आ जाती, पतलों में कोई रग हुई हो, फिर क्या मसला है। तो डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी का इलाज नहीं है। अच्छा, तो हाँ, आप ये तो ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक्सप्लेन कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, वो आई थिंक नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम था जी। और वो ये कह रही थी कि 8 से 10 साल जो बच्चा था उनका, जी। और उसको कोई कोविड के बाद कोई प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जी उनका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। जी जी, ये तो अब अर्ली जो बिल्कुल, ऑब्वियसली जो क्लिनिकल डायग्नोस हो चुका है उसमें उस पे हम बात कर सकते हैं। ऐसे रैंडमली तो कोई भी Randomly। बात करना एक गलत पैगाम हो बिल्कुल सकता है। गलत पैगाम भी हो सकता है, और जो चीज़ क्लिनिकली प्रूव हो चुकी है बिल्कुल उसके ऊपर कोई भी घर से या सुनी सुनाई बात पर यकीन करना इज़ वेरी मच डेंजरस। आप मशवरा कर सकते जी, हैं, बिल्कुल आप ऐसे। गाइडलाइंस ले सकते जी। हैं, लेकिन आप जो चीज़ क्लिनिकली प्रूव हो चुकी है आप उस पर तजुर्बे ना करें। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, आप डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं। बिल्कुल आप एक डॉक्टर के पास गई हैं, आप 2-4 और डॉक्टर्स के पास चली जाएं। पॉसिबल है कि बाजू का डॉक्टर साहब ऐसे भी होता है कि टेस्ट में भी कोई मसला आ जाता है, जी। टेस्ट के रिजल्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो आप कोशिश करें कि आप क्लिनिकली 2-3 और डॉक्टर्स को दिखा भी लें और उनसे मशवरा भी ले लें, जी। तो ये बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ह्यूमन एरर और सिस्टमेटिक एरर की पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, पर जैसे आपने अभी बताया कि एक अगर डॉक्टर ने डायग्नोस किया है और आपका वो फैमिली डॉक्टर है, आमतौर पे आप वहीं जाते हैं हर मामले में। अगर आप दूसरा जो ओपिनियन है वो उस स्पेशलिस्ट स्पेसिफिक जो भी डिजीज़ या उन्हें बताई गई है इलनेस, उसके स्पेशलिस्ट के पास जाएं। ज़्यादा डॉक्टर्स बदलना भी अपने आप में एक मसला है। ये डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी अहम बात की है, इसमें मैं ऐड ये करना चाहूँगी कि मेरी ये आदत है कि मैं थोड़ी ना वहमी हूँ, जी। ठीक है, तो मुझे एक डॉक्टर से कभी भी तसल्ली नहीं होती। अभी मुझे पिछले दिनों मेरी एक डॉक्टर से मुलाकात हुई, तो मुझे उन्होंने समझाया और बड़ा अच्छा मुझे लगा कि उन्होंने मुझे ये बात समझाई भी और बताया भी। उन्होंने कहा आप जैसे किसी एक बीमारी के बारे में सोचते हैं ना, मतलब आप उस बीमारी को अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, हावी कर लेते हावी कर रहे हैं। जी जी। आप कोशिश करें, ठीक है, अगर आपको एक प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई है तो आप उस डायग्नोज को एक्सेप्ट करें और आप उसका पॉसिबल ट्रीटमेंट लें, स्ट्रेस ना लें, और इसी के साथ साथ आपने जा बजा हर किसी से डिस्कस नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये बात तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि आपको अपनी जो बीमारी है उसको लाइक ज़्यादा लोगों में बात नहीं करनी चाहिए जी। उसके बारे में। जी बिल्कुल तो ऐसे ही। वाकई ये बात प्रूवन भी है, डॉक्टर्स खुद इस बात को कहते हैं कि आप 1-2 लोगों से मशवरा ले बिल्कुल लें ऐसे अगर ही। कोई ऐसी बीमारी है, जी। लेकिन आप जितने मुंह उतनी बातें, बिल्कुल यानी ऐसे ही। आप जितने लोगों के पास Exactly। जाएंगे मशवरा उतना बढ़ता देखें, जाएगा। अभी 5 फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स ने कहा कि ये डायग्नोसिस है, किसी एक ने, वो हो सकता है कि फ्रॉड के जुमरे में भी आ सकता है, हो सकता है वो पर्सनल इनकम के हवाले से क्या नहीं जी ये मुमकिन है, तो हम क्या करते हैं वो मोहब्बत में एक उसमें इमोशनल होके है। उस 5 के एक साइड पे कर देते हैं और वो वो 6 में एक- उसे ऑफ कर लेते हैं। ऐसे ही जी, ऐसे कॉलर ही। लाइन पे हमारे साथ एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे मैंने ये भी कॉल मिली थी, तो मैंने ये पूछा था डॉक्टर उसामा इफ्तिखार से, अगर हम अपने भाई का चेकअप करवाना चाहें, अगर या इनकी नॉलेज में है कि हम कौन से डॉक्टर को मतलब अपने भाई का चेकअप करवाएं, क्योंकि उनकी आदत जो चेंज हो रही है उसमें वो गुस्सा आता है उन्हें, और अक्सर अपने आप के ऊपर थप्पड़ भी मारना लगते हैं।
इवन कि वो सब कुछ अच्छा करते हैं, उनके पास मतलब अपने तरीके से नमाज भी पढ़ते हैं वो, और उनके पास कुरान पाक तस्बीह भी रहती है, हर चीज़ रहती है, मोबाइल भी अपना रहता है। बट मुझे ये कहना है कि मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ कि अगर उस आदात कोई भी किस्म की आदात चेंज हो रही है तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन वो गुस्से में अपने आप थप्पड़ मारने लग जाते हैं। ठीक है। और जैसे फॉरेन कंट्री में होता है कि डॉक्टर्स लोग चेकअप करते हैं, इनके इलाजा से होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। क्या डॉक्टर उसामा साहब जो है ये चेकअप करेंगे, ना कि कोई इनकी फील्ड से कोई और डॉक्टर है? काइंडली मुझे इसका जरूर जवाब ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी डॉक्टर साहब। इसके मुतालिक हमारे यहाँ मुल्तान में बहुत अच्छे इदारे काम कर रहे हैं, जैसे कि नई ज़िंदगी हस्पताल है एक, अर्रहमा सेंटर है, उम्मीद सेंटर है, MDA चौक के करीब ही है रज़ाबाद के पास। तो आप इन इदारे में से किसी के पास भी चले जाएं, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कंसल्टेंसी मिल जाएगी। कंसल्टेंसी मिल जाएगी। ठीक है जी, एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं और हमने जिस कॉलर ने हमें कॉल की थी हमने उनका जवाब भी दिया। डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेंटर्स बताए हैं जो मुल्तान में काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाके दिखा सकती हैं उन्हें। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये भी फिर बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि अगर ऑटिस्टिक बच्चा है जिसको तवज्जो की ज़रूरत भी है पेरेंट्स की जानिब से अपने टीचर्स की जानिब से, तो वो बच्चा क्या एजुकेशन में अच्छे से परफॉर्म कर सकता है? जो बच्चे माइल्ड लेवल पे हैं वो आमतौर पे देखा गया है उन्हें सर्टेन ट्रीटमेंट स्पेसिफिक अर्ली डायग्नोसिस के साथ उनके बिहेवियर मैनेजमेंट के बाद वो हायर एजुकेशन तक भी जाते हैं। अच्छा। जो स्फीयर लेवल पे हैं और अगर उन्हें ट्रीटमेंट अगर तो माइल्ड पे है और ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा तो उनकी तालीम या उनकी दीगर जो भी आम जिंदगी है वो मुतासिर ही रहती है। तो इनकी जो स्पेशल एजुकेशन पे काम करना चाहिए। अगर स्पीच डिले है तो स्पेशलिस्ट स्पीच थेरेपी के लिए जाएं। कोई रवैयों में मसला है तो बिहेवियरल एनालिसिस है, थेरेपी है, उसके लिए जाएं। तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ें मैनेज भी हो सकती हैं और तालीम की तरफ भी जा सकता है बच्चा। और जिन लोगों को, ये तो आपने बताया एक टाइप के बारे में, एक लेवल के बारे में कि माइल्ड वालों के साथ ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को स्वेयर है, मॉडरेट है, क्या वो एजुकेशन में सेम परफॉर्मेंस अपनी शो कर सकते हैं? जी देखिए, हमें पहले तो ये समझना होगा कि एजुकेशन सिर्फ किताबी या बुकिश नहीं है, वो आर्ट भी हो सकती है। ये बच्चे अगर किसी चीज़ में पीछे हैं तो स्पेसिफिक एक पॉइंट, एक ऐसी डोमेन में ये इतने ब्रिलियंट होते हैं कि आम बच्चों से भी ज़्यादा ज़हीन है। तो हमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आइडेंटिफाई करना, उनकी स्किल को आइडेंटिफाई करना, उसकी जो स्किल है, उनकी जो स्पेशलिटी है जिसमें वो बहुत अच्छे हैं उसको आइडेंटिफाई करना है और उसे वक्त के साथ साथ स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ उसको पॉलिश भी करना है और एनहांस भी करना है। अच्छा, तो क्या ऑटिज़म की जो जितने भी सिम्टम्स हैं डॉक्टर साहब वो बदलते हैं एज के साथ साथ? जैसे अगर कोई 2-2.5 साल का बच्चा है उसमें अगर ऑटिज़म के कम सिम्टम्स हैं तो वो सिम्टम्स, या आप कह लें कि आज वो सिर्फ खाने पे और मोबाइल फ़ोन पे ज़िद कर रहा है, तो कल को उसकी जब वो 5-6 साल का हो जाएगा तो उसकी अलामात क्या बदल जाएंगी, ये चेंज होंगी? जी बिल्कुल। अगर तो वो बच्चा अंडर स्पेशल ट्रीटमेंट है तो वो बेहतरी की तरफ जाएगा। जैसे अब स्पीच डिले की बात कर रहे हैं, फोकस की बात कर रहे हैं कि आई कांटेक्ट नहीं करते ये बच्चे, तो अगर इन्हें स्पेसिफिक थेरेपी या ट्रीटमेंट मिलेगा तो वक्त के साथ साथ ये कमी होती चली जाएगी और वो बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। तो क्या ये जो डिसऑर्डर है इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट मौजूद है? बिल्कुल नहीं, ये कंप्लीट क्योरेबल नहीं है, ये चीज़ मैनेजेबल है। वक्त के साथ साथ इन्हें सुपरविज़न की ज़रूरत रहती है ताउम्र, और ये अपनी अंडर सुपरविज़न वो चीज़ों को बेहतर और एक आम ज़िंदगी की तरफ चले जाते हैं। अगर इन्हें सुपरविज़न नहीं मिलेगी, इन्हें अगर तवज्जो नहीं मिलेगी तो ये ख़राबी की तरफ जाते हैं। उनके जो अलामात हैं, बिहेवियर्स हैं, स्वेयर होती चली जाएंगी और वो फिर आम लोगों से तो बिल्कुल कट जाएंगे। तो इसलिए इनकी जो सबसे बड़ा है वो आप कैसे तो ट्रीट फिर एक करें। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, हमें ऐसी कैंपेन्स करने की ज़रूरत है ताकि हम लोगों के अंदर ये चीज़
डाल सकें, ये फीड कर सकें उनके अंदर, पेरेंट्स को ये चीज़ समझा सकें कि आप खुदारा अपने बिहेवियर्स के साथ अपने बच्चों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये स्पेसिफिकली ऑटिस्टिक बच्चों की बात नहीं कर रहे, हम आम बच्चों की भी अगर बात करें तो आपका रवैया जैसा उनके साथ है, आप बेसिकली उनकी पर्सनैलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं। आप उनकी जो ज़िंदगी की आदत हैं वो आपके ज़रिए नशोनुमा भी पाती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, ऐसे ही है। बिगड़ती भी हैं। तो आपका जो ट्रीटमेंट है अपने बच्चों के साथ, बिहेवियर है, वो हर हाल में एक बहुत मुतवाज़न होना चाहिए, होना तवाज़ुन ज़रूरी के है। साथ है। अच्छा, बिल्कुल। तो हमारा सोसाइटी में अगर देखें ना तो हमारी सोसाइटी बड़ी, वो कह लें कि जालिम है। बिल्कुल। ऐसे बच्चों के लिए सोसाइटी में सरवाइव करना, फिर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनके वर्क प्लेसेस पे, वर्क इन्वायरमेंट में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो माशरती तअस्सुर क्या है कि सोसाइटी कैसा समझती है, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं? सोसाइटी हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली समझती है कि खुदा न खास्ता वो डायरेक्ट लेबलिंग की तरफ आ जाते हैं कि इन बच्चों को पागल कहना, इन बच्चों से अलग ये रहना, टर्म बड़ी कॉमन है। इंटरेक्ट फिर पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर बच्चे अगर कोई एक बच्चा जिसके अंदर बड़ी अच्छाई है, वो बड़ा अच्छा बच्चा है, एहसास तो होता है ना, बच्चे तो वैसे बड़े दिल के जो होते हैं वो नरम भी होते बिल्कुल हैं ऐसे। और मासूम होते हैं, वो जी। दोस्ती बना लेते हैं, बिल्कुल दोस्त बन जाते हैं। जी। फिर क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि जी आपने फलां बच्चे से दूर रहना है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। और ये हमारे यहाँ मुआशरती जो तासुर है ये सबसे बुरा है। असल में इन बच्चों को ज़्यादा तवज्जो चाहिए और मुआशरे में उल्टा होता है इससे कि अपने बच्चों को और ख़ुद को इन बच्चों से दूर कर दिया जाता है कि इनसे इंटरेक्ट ना करें, इनसे बातचीत ना करें, इनके साथ उठें बैठें ना, खाएं अच्छा। पिएं ना। तो ये हमारा बहुत गलत तासुर है जो कि सिर्फ अवेयरनेस, आगाही और तालीम से दूर किया जा सकता है कि मुआशरे में ऐसी कैंपेन्स, ऐसे सेशंस, ऐसी मुहिम चलनी चाहिए कि जिससे पता चले कि ये खुदा ना ख्वास्ता लगने वाली बीमारी एक दूसरे नहीं से है। ट्रांसमिटेड नहीं है, ट्रांसमिशन वाली नहीं है। तो इनको ज़्यादा तवज्जो चाहिए, ना कि इन्हें नेगलेक्ट किया जाए। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे स्कूल्स होने चाहिए जो ऑटिज़म के बच्चों के लिए डिफरेंट हों, बिल्कुल। अलग से हों? बिल्कुल। एक आजकल हमने सुना था कि गवर्नमेंट स्कूल में एक इंक्यूबेशन सेंटर्स बन रहे जी। हैं जिनमें बच्चों के उनकी इंटेलिजेंस के हवाले से उनके मेंटल स्टेट एग्जामिनेशंस होंगी, उसके हिसाब से उन्हें ट्रीट किया जाएगा। बिल्कुल। तो अगर तो हम बात करेंगे कि स्कूल का हिस्सा होना चाहिए तो यकीनी बात है वो हर आम और ख़ास के लिए होना चाहिए। एक बच्चा जो डायग्नोज्ड है, ऑटिस्टिक है, तो उन्हें आम बच्चों से अलग स्कूल्स भी होने चाहिए, सेंटर्स भी होने चाहिए और सबसे बड़ी बात एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हम आम तौर पे उन्हें अपने साथ लेके चलने वाले बन सकें। तो हमारे पास क्या कोई ऐसे, हमारे जनूबी पंजाब में ऐसे इदारे काम कर रहे हैं जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए काम करें और उनको तालीम भी दें? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये बच्चे सबसे पहले आते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन, इनको पहले ऑब्ज़र्व किया जाता है, इनकी जो मुश्किलात हैं, इनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, स्पेसिफ़िकली उन्हीं पे काम किया जाता है। अच्छा। जब वो मैनेज हो जाते हैं तो उन्हें उन्हीं सेंटर्स में बेसिक एजुकेशन की तरफ लेके जाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ABC, काउंटिंग और जो भी बेसिक एजुकेशन है हमारे यहाँ ट्रेंडिंग होती हैं बुक्स, उनको थेरेपी प्लस बेसिक एजुकेशन लाजमी दी जाती है आम तौर पे जितने भी ऑटिज़म सेंटर्स हैं या जो इस हवाले से काम कर रहे हैं। तो मुल्तान में बहुत जगह हैं, जनूबी पंजाब में भी बहुत है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ अवेयरनेस और आगाही आ रही है, पर हमारे लेकिन जो जिस हिसाब से आनी चाहिए, जिस रफ्तार से आनी चाहिए वो नहीं आ रही, क्योंकि हम जब हम रोज आंख खोलते हैं ना तो डेली बेसिस पे, ट्रस्ट मी, कोई ना कोई सोशल मीडिया पे हमें ऐसी नई चीज़ देखने को मिल जाती है जो आम इंसान के लिए इतनी हैरानगी की बात होती है ना, वो हाउ इज़ दैट पॉसिबल, कि कैसे मुमकिन है, इतना बड़ा चेंज कैसे पॉसिबल है। तो उस मुआशरे में रहते हुए जहाँ डेली बेसिस पे इतनी चेंजेस आ रही हैं, वहाँ पे आपकी पॉलिसी में, वहाँ पे आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में इतना स्लो प्रोसेस क्यों है? चलिए इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं फिर से अपने नए मेहमान के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं और मुल्तान में, जनूबी पंजाब में बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। तो जहां हम दिमागी खूबसूरती की बात करते हैं, इंसान के अंदर की खूबसूरती की बात करते हैं, तो ज़ाहिरी खूबसूरती भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए तो बड़ी अहम है। तो उस ज़ाहिरी खूबसूरती के लिए ख़वातीन जो हैं वो, पहले एक टाइम था जब नाइट क्रीम्स होती थी और ये सारा कुछ होता था, लेकिन अब चूँकि दौर हमारा इतना बड़ा हो रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो हमारे यहाँ हाइड्रा फेशियल्स का कॉन्सेप्ट जो है ना ख़वातीन में, वो बड़ा आम होता चला जा रहा है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब जो हाइड्रा फेशियल है वो बेसिकली है क्या और उसकी टेक्निक्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, हाइड्रा फेशियल बेसिकली अब बहुत कॉमनली हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसको अब रिप्लेस हमने कर दिया है। जो लोग जिनमें अवेयरनेस नहीं थी और वो लोग पार्लर्स में जाकर फेशियल्स कराते थे, और अब हमने जो है एक बड़ा अच्छा मेडिकेटेड फेशियल आ गया है जो एज अ मेंटेनेंस फेशियल भी यूज़ होता है। इसमें ये है कि कंप्लीट जो है वो डीप हाइड्रेशन हो जाती है, डीप क्लीनिंग हो जाती है। एक हमारे पास टूल होता है, प्रॉपर मशीन होती है, और उसके थ्रू हम ये करते हैं प्रॉपर मेडिकेटेड सिरम्स के साथ, और इसमें हम लोग डीप क्लीनिंग हो जाती है, डीप हाइड्रेशन हो जाती है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं, एक बड़ी अच्छी फ्लॉलेस स्किन आपको मिलती है उसके रिज़ल्ट में। और इसमें यही है कि आफ्टर जो हम डेली इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं और इतनी गर्दो गुबार हमारे फेस पे चढ़ जाती है, उसके बाद हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम एज अ मेंटेनेंस फेशियल वीकली या मंथली बेसिस पे लेते हैं। तो इसके मराहिल कितने हैं, कितने प्रोसेस में ये होता है, स्टेप्स कितने हैं इसके? इनके देखिए बेसिकली अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके बेसिकली 2 ही स्टेप्स होते हैं। जो हमने डीप क्लीनिंग करनी होती है, सक्शनिंग करनी होती है और एब्रेजन करनी होती है, और उसके बाद स्क्रबर से स्क्रबिंग करनी होती है। लेकिन जाहिर सी बात है, अब हमारे पास मशीन्स आ गई हैं, तो उसमें टूल्स होते हैं हमारे पास 7 to 12 जो हमने यूज़ करने होते हैं। तो वो एक डिटेल्ड हमारे पास हाइड्रा फेशियल है, 12 टूल्स के साथ हम लोग करते हैं। बड़ी टाइटनिंग इफेक्ट भी आ जाता है। अब उसमें डिफरेंट टूल्स हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं। तो आप कब रेकमेंड करेंगी कि ख़वातीन को कितने टाइम में हाइड्रा फेशियल लेना चाहिए? देखें, इट्स अ मेंटेनेंस फेशियल, तो आपको मंथली तो मस्ट लेना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि साल में एक दफ़ा करा लिया तो साल ये चलता रहेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेंटेनेंस फेशियल है। इट्स अ मेंटेनेंस फेशियल। इसको आपने मंथली लाजमी लेना है फॉर डीप क्लीनिंग, फॉर डीप हाइड्रेशन और फॉर स्किन रिजुवेनेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम हाइड्रा फेशियल की बात करते हैं ना, तो फिर एक आजकल एक और टर्म बड़ी सुनी भी है और लोग इसकी तरफ जा भी रहे हैं, बीबी स्किन ग्लो। बीबी ग्लो भी कहते हैं उसे, बीबी फेशियल भी कहते हैं, बहुत सारी टर्म्स इसकी इंट्रोड्यूस हुई हुई है मार्केट में। उसके क्या बेनिफिट्स हैं और वो क्या है? बेसिकली बीबी ग्लो फेशियल, इट्स अ सेमी परमानेंट मेकअप, इट्स आल्सो कॉल्ड सेमी परमानेंट मेकअप, राइट। अब जो लोग चाहते हैं कि हम डेली बेसिस पे फाउंडेशन ना यूज़ करें, कोई मेकअप ना यूज़ करें, और वो नेचुरल रहना चाहते हैं, तो उनके हम स्किन टोन के अकॉर्डिंग हमारे पास वो टिंट्स होते हैं जो हम स्किन में डर्मा पेन और माइक्रो नीडलिंग के थ्रू इन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो इट्स अ सेमी परमानेंट। नो, इट्स पेनलेस, क्योंकि जो नीडल्स होती हैं जिनके थ्रू हम इन्फ्यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा माइक्रो नीडल्स होती हैं। वो 0.5 पे रख के आपने करना होता है, तो उसका तो वो सिर्फ ये है कि वो आपके स्किन में इन्फ्यूज़ होता है और वो बिल्कुल पेनलेस होता है। लेकिन मैं दोबारा बता दूं, ये भी एक मिथ है ना कि ये प्रोसीजर्स जितने भी होते हैं, माइक्रो नीडलिंग नहीं, वो इसमें आपने नीडल्स का इंतखाब करना होता है। बेसिकली जो हम सेमी परमानेंट मेकअप या बीबी ग्लो करते हैं उसमें हम माइक्रो नीडल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल पेनफुल नहीं होती और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा कम होती है। अच्छा, तो ये आप किस टाइप ऑफ स्किन पे आप रेकमेंड करेंगी कि ये इम्पॉर्टेंट है, या अगर तो आप टाइप ऑफ स्किन पे ये कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा? देखिए, इट्स अ कोरियन प्रोडक्ट। आजकल जो सबसे एक हमारे माशरे का कह दें कि ड्रॉबैक है कि हम लोग प्रोडक्ट्स अच्छी यूज़ नहीं कर रहे। अब इसमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं, कोरियन भी आ रही हैं। बेसिकली ये कोरियन, इट्स अ कोरियन फेशियल, ठीक है। अगर तो आपके पास ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं और आप कोरिया से उसे इंपोर्ट करा रहे हैं तो ये हर स्किन टाइप के लिए बेस्ट है।
तो लेकिन एक्टिव एक्नी अगर आपकी है तो हम नहीं करते होते ठीक जब है, तक एक्नी एक्नी प्रॉन स्किन के ऊपर ये नहीं हो सकता। बिल्कुल, अगर वो एक्टिव एक्नी है तो अगर तो एक्नी सेटल डाउन हो गई है, ट्रीटमेंट वो ले चुके हैं, स्किन क्लियर हो गई है, तो फिर हम कर सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रा फेशियल भी? नहीं, क्या ये हाइड्रा फेशियल process है? नहीं, हाइड्रा फेशियल्स बोथ, अगर आपकी एक्टिव एक्नी है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रेशर, उसकी जो इंटेंसिटी वगैरह है वो हम थोड़ी कम करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप होता है। अच्छा जी, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप जो उन टूल्स का इस्तेमाल है, उनकी इंटेंसिटी है वो करती हैं? बिल्कुल, और सीरम्स भी अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप ही यूज़ होते हैं। अच्छा, तो यानी हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप्स, आप कहीं से भी ऐसे नहीं करवा सकते। एग्जैक्टली, आप किसी भी पॉलर से या किसी भी नॉन प्रोफेशनल या नॉन डॉक्टर के पास जाके क्योंकि आप ये भी तो हाइड्रा नहीं बड़ा करा कॉमन सकते। आजकल चलता आ रहा है ना कि सैलॉन्स में जो है वो हाइड्रा फेशियल की मशीन्स फिक्स कर दी गई हैं। और Exactly. सैलॉन में अब आप देखें, एक सैलॉन है वो, ठीक है, जो Exactly. एक्सपर्ट है मेकअप में या अदर फेशियल्स में, जो एक मेडिकेटेड टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करना बड़ी ट्रिक्स का काम है, और आपको इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती हैं। एग्जैक्टली, तो आप किसी रैंडम रॉ बंदे के हाथ में अगर पकड़ा देंगे तो वो कैसे उसके रिजल्ट से मिलेंगे, तो तब वहाँ से ही तो फिर ख़राब होते हैं सारे स्किन भी कॉन्सेप्ट। खराब होती है उससे। स्किन भी ख़राब होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नॉन प्रोफेशनल जब करते हैं तो उनको टेक्निक्स का नहीं पता होता, उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं होती। स्किन में हमारे पास पैड्स होते हैं, अगर आपने मिस हैंडलिंग थोड़ी सी भी कर दी तो उसका फ़ायदे के बजाय उसके ड्रॉबैक्स ही आपको तो मिलेंगे। ये कितने टाइम तक इम्पैक्ट रहता है इसका? बीबी स्किन ग्लो की अगर हम बात करें तो ये कितने टाइम तक आपके स्किन में रहता है? देखिए, बीबी ग्लो इट्स अ सेमी परमानेंट मेकअप, इसके लिए सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं हमें, और हमें इसे 3 to 4 सेशंस हमने करने होते हैं 1 मंथ अपार्ट। उसके बाद फिर आपके हमें प्रॉपर हम आपको एहतियातें बताते हैं, आपने वो करनी होती हैं, फिर आप उस 6 मंथ्स बाद ले लें, लेकिन इनिशियली आपको 1 मंथ अपार्ट 4 to 5 सेशंस कराने होते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए। आपने ऑटिज़म के ऊपर भी बड़ी अहम बात की, और माशरे में इस आगाही की ज़रूरत भी है, हमें देनी है। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा फॉर कमिंग एंड टेलिंग अस जो भी आपने चीज़ें हाइड्रा फेशियल बीबी ग्लो के बारे में बताई। डॉक्टर सामा, आपने भी हमें ज्वाइन किया और बड़ी डिटेल डिस्कशन आपने हमारे साथ की। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो, और मुलाकात होगी मेरी आपसे दोबारा से कल बशर्ते ज़िंदगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।